तो चैप्टर 7 है हमारा फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस एक्चुअली किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में, ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, ब्लॉक्स, ठीक है, अलग अलग कोड का ब्लॉक होगा, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक काम करेगा, उस काम को ही मतलब एक स्पेशल फंक्शनैलिटी वो जो फंक्शन करता है उसी के लिए इसका नाम रखा गया है एक फंक्शन, ठीक है। जब प्रोग्राम बड़े हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होने लगती है, वो बल्कि हो जाते हैं, मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, और साथ ही साथ कोड की रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, क्या करने के लिए, रीयूजेबिलिटी, ताकि एक फंक्शन एक बार लिख दिया, जैसे ऐड का कैलकुलेटर में है, ऐड का फंक्शन, सब्ट्रैक्ट का फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन एक बार लिख दिया और उसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हम काम कैसे कर सकते हैं, यही हम इसमें पढ़ेंगे। इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से अगर आप समझना चाहें, जैसे एक कंपनी है, मैन्युफैक्चर करती है वो टेंट, और उस टेंट का क्या जो शेप है वो नीचे से तो क्या है, सिलेंड्रिकल है, और ऊपर से कैनोनिकल टॉप है, मतलब कोन के जैसा है, ठीक है। ये जो है इसका टॉप है और ये जो है इसका बेस है। तो कंपनी क्या करना चाहती है, इसमें सेलिंग प्राइस फिक्स करना चाहती है, ठीक है। सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए उसको क्या पता करना पड़ेगा कि इसमें कपड़ा कितना लगता है इस टेंट को बनाने में, ठीक है, और उसके अलावा उनकी उस कपड़े पे लागत कितनी आई है, फिर उसका प्रॉफिट ऐड करके वो उसका सेल प्राइस निकाल सकते हैं। तो जब एक यूज़र, कोई भी कस्टमर होता है, वो जब टेंट बनवाने के लिए जाएगा स्पेशल, तो क्या होगा, उससे रिक्वायरमेंट पूछी जाएगी कि भाई टेंट की हाइट बताइए, रेडियस बताइए, स्लांट हाइट बताइए। स्लांट हाइट ये वाली होती है, ठीक है, दिस इज स्लांट हाइट, और ये जो है इसकी हाइट है सीधी, ये हाइट, ये स्लांट हाइट, ठीक। फिर क्या करेंगे, हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, कैनवास की कितनी आई है जो इसको टेंट को बनाने में यूज़ होगी, ठीक है। नेट पेएबल अमाउंट होगा उसमें कस्टमर से, इंक्लूडिंग जीएसटी उस पर जो भी एप्लीकेबल है, इस केस में हम मान लेते हैं 18% है। तो कंपनी जो है क्रिएट करेगी क्या, एक कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर क्विक एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन हो सके, क्योंकि अलग बार बार तो वो नहीं करेंगे। हालांकि ये जो इतना सा काम है, ये जो है कैलकुलेटर की हेल्प से जो है वो इजीली हो भी जाता है, लेकिन अगर किसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम अगर बनाया हुआ है और वो कंप्यूटर में ये काम करती है, तो बहुत सारे काम में से ये भी एक काम होता है। तो ये काम कैसे होगा, इसमें हम देखेंगे कि ये कैलकुलेशन कैसे होगी। कितना है पेएबल अमाउंट, उसका ये कैलकुलेट करने के लिए हमने ये क्या कर दिया, एक प्रोग्राम किया। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले किया प्रिंट, क्या लिया, उससे इनपुट लिया। इनपुट देने के लिए बोला, क्या बोला कि जो है एंटर वैल्यूज फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द टेंट इन मीटर्स। ये जो नीचे का सिलेंड्रिकल पार्ट था, ठीक है, उसकी वैल्यू बताओ कि आपको उसकी कितनी तो हाइट चाहिए, ठीक है, ये हाइट कितनी चाहिए, और यहाँ से ये रेडियस कितना चाहिए, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इनपुट करा ली फ्लोट वैल्यू में, क्योंकि पॉइंट्स में भी हो सकती है। तो इसको कन्वर्ट किया फ्लोट फंक्शन की हेल्प से, फ्लोट में हमने कन्वर्ट किया, दो वेरिएबल्स में हमने इसको असाइन कर दिया, उसी के साथ साथ इसका लेंथ भी, ठीक है, कौन सी, स्लांट हाइट, कैनोनिकल पार्ट के लिए जो ये ऊपर का पार्ट होगा, इसकी ये हाइट कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी जो रेडियस होगी उसी के इसकी ये भी रेडियस होगी, तो ये चौड़ाई तो इसकी पता ही चल गई, और इसकी ये स्लांट हाइट हमें पता चल गई, तो इसके कोरस्पोंडेंस में वो अपने आप जो है हाइट इसकी आ जाती है। तो ये इसमें क्या है, हाइट मिल गई, रेडियस मिल गई, लेंथ मिल गई। कैनोनिक कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कैनोनिकल पार्ट कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई फिक्स होता है 3.14 एंड दिस इज द रेडियस, ये वाला रेडियस जो इतना है यहाँ से यहाँ तक, एंड स्लांट हाइट जो कि ये है, एल से डिनोट किया जाता है। फिर से देखिए एक बार, ये इसका रेडियस है आर, और ये इसकी स्लांट हाइट है। तो इसकी वैल्यू जो हमने इनपुट करवाई आर और एल की, वो इसमें कैलकुलेट होके इसमें सेव हो जाएगा। कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस, सॉरी, सिलेंडर वाला जो है, सिलेंड्रिकल पार्ट जो है इसका, सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका भी, ये जो क्या है, एक ड्रम जैसा पार्ट बनेगा गोल, ठीक है, नीचे से क्या है, ये टेंट गोल है, तो इसका भी हमें कर्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक रेडियस तो होगी, और ये टेंट ऐसे है बेसिकली, ठीक है, जब हम इसको 3D में देखेंगे, ठीक है, और ये ऊपर ऐसे है, तो इसकी ये रेडियस है, इसकी यहाँ से यहाँ तक लेके ये हाइट है। लेकिन जो ये गोलाई वाला जो पार्ट है, ठीक है, क्योंकि कपड़ा नीचे तो लगना नहीं है ना, यहाँ कपड़ा लगेगा, कपड़ा कहाँ लगेगा, साइड में लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका सरफेस एरिया निकालना है हमें, उसको कितना कपड़ा लगेगा इसमें, तो इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू हमने फिक्स दे दी, 3.14, 2 इंटू 3.14 आर और एच, रेडियस और हाइट उसकी। फिर इसमें क्या किया, कैलकुलेट एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग टेंट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों एरिया जब मिल जाएंगे तो क्या आएगा, इसका कितना कपड़ा यूज होता है, क्योंकि कपड़ा इसको बनाने में यूज होगा और ये नीचे वाला जो सिलेंडर था इसको बनाने में यूज होगा, तो टोटल कितना होगा, इसका एरिया अलग निकाल लिया, इसका एरिया अलग से निकाल लिया, और इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, प्रिंट कर दिया। एरिया ऑफ द कैनवास इज, ये कोमा से सेपरेटेड है, और ये वैल्यू इसकी ले लेगा जो इसमें सेव थी कैनवास एरिया में, ठीक है। एम रेज टू पावर 2, एम रेज टू पावर 2 का मतलब हो गया मीटर
स्क्वायर, जो भी कपड़ा आया उसका टोटल, ये मीटर स्क्वायर में इतना कपड़ा लग जाएगा। कपड़ा कभी ऐसे मीटर में नहीं होता, ठीक है। 1 मीटर इधर नापेंगे तो 1 मीटर इधर भी नापेंगे तो ये हो गया 1/1 मीटर स्क्वायर हो गया। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, फिर हमें उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ये तो हमें पता चल गया कितना कपड़ा लगेगा। जैसे शर्ट के लिए कपड़ा खरीदने गए तो आपने पता कर लिया कि आपकी पैंट इतने मीटर में बनेगी, शर्ट इतने मीटर में बनेगी, फिर दोनों का जो है ऐड कर लिया हमने। उसी तरह से ये है, और फिर क्या किया, इस कपड़े की क्या कॉस्ट है, इसकी क्या कॉस्ट है, इस केस में इन दोनों की कॉस्ट सेम है तो इसको एरिया को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद उसका कॉस्ट, ये कौन ऐड करेगा, ये दुकान वाला खुद एंटर करेगा या वो कंपनी जो है वो खुद एंटर करेगी मीटर, या वो फिक्स भी कर सकते हैं इसको, लेकिन कॉस्ट ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसमें फ्लोट में कन्वर्ट किया और उसको यूनिट प्राइस, 1 मीटर का क्या रेट है, 1 मीटर स्क्वायर का क्या रेट है, वो यूनिट प्राइस को कैनवास के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस केस में 5 मीटर है तो उसको मान लीजिए वो 100 रुपये मीटर है कपड़ा, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट प्राइस और कैनवास एरिया से। तो क्या आ गई हमारे पास, आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट को यहाँ प्रिंट करा दिया, ठीक है। प्रिंट का फंक्शन आप देख चुके हैं, पहले चैप्टर्स में हम ये कर चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो ये प्रिंट फंक्शन होता है। इसके अंदर जो भी इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, ठीक है, वो होता है स्ट्रिंग होती है। और ये जो वेरिएबल है इसको अगर इसके साथ लिखना है तो क्या करेंगे हम, टोटल कॉस्ट कोमा करके इसको ऐड कर सकते हैं इसके साथ। तो इसमें फिर क्या करना है, इसके अलावा हमें क्या करना है, टैक्स भी करना है। 18% किसका, इस टोटल कॉस्ट का, जो टोटल कॉस्ट आई उसका 18% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो ये परसेंट को जब हटाते हैं तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 करते हैं, और 100 की 2 जीरो जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसको क्या लिखते हैं, 0.18, इसलिए 0.18 से सीधा मल्टीप्लाई कर दिया है। टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट है, इससे अभी 0.18 को मल्टीप्लाई करो या 18/100 को मल्टीप्लाई करो तो एक ही बात है। तो इसकी क्या आ जाएगी, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। हम डायरेक्ट 18% टोटल कॉस्ट ये भी लिख सकते थे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टैक्स। क्या आ गया इस पर टैक्स, टैक्स को अलग से दिखाते हैं। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी इसकी, टोटल कॉस्ट जो नेट प्राइस जो है, टोटल कॉस्ट प्लस टैक्स, और नेट पेबल अमाउंट आ गया। नेट प्राइस को हमने प्रिंट करा दिया। ये तो हो गया सीधा सीधा, ठीक है, कि हम लिखते गए। एक दूसरी अप्रोच हो सकती है कि हम इसके फंक्शन बना लें, ठीक है। ये देखिए कोड जो है आपको एकदम, लेकिन ये भी छोटा ही वो है प्रोग्राम है, लेकिन प्रोग्राम जब 10, 20, 30 पेजों के होते हैं, ठीक है, जब आपकी लाइन ऑफ कोड्स जो है बहुत बढ़ जाती है तो फंक्शंस का यूज़ किया जाता है उसको क्लियर करने के लिए। तो ब्लॉक ऑफ कोड जो हम यूज़ करेंगे, ये सिलेंडर के लिए क्या कैलकुलेट करेगा, ये कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इस वाले पार्ट का, ठीक है। और ये क्या करेगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कैनोनिकल पार्ट, ये जो कैनोनिकल पार्ट है इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालेगा, ठीक है। ये इसके लिए, ये वाला इसके लिए, और ये वाला जो ब्लॉक होगा वो, ये वाला जो फंक्शन होगा वो कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट और नेट प्राइस। तो इसमें फंक्शन का नाम दे दिया हमने CYL, और HR इसमें आर्गुमेंट जो है पास कर दिए हैं, ठीक है। तो अब इसको कर सकते हैं इस वे में कि अलग अलग ये जो फंक्शनैलिटी आपने इधर लगाई, इसको आगे हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि फंक्शंस में कैसे कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है डिवाइड करने की कंप्यूटर प्रोग्राम को सेपरेट इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड्स में और सब प्रॉब्लम्स में, एक डिवाइड एंड कन्क्योर बोलते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और इसी को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करने को, ठीक है, अलग अलग नाम दे दिए इसको, मान लीजिए 1 प्रॉब्लम दे दिया, 2 प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम, ठीक है। स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी वो करेंगे, ठीक है। ये कर्ड सरफेस एरिया निकाल रहा है सिलेंड्रिकल पार्ट का, ये कर्ड सरफेस एरिया निकाल रहा है कैनोनिकल पार्ट का, और ये निकाल रहा है टैक्स। तो इसमें क्या हो गए, अलग अलग मॉड्यूल्स बन गए। क्या बन गए, मॉड्यूल्स, ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी जो करते हैं। तो ये मॉड्यूल को ही बनाना जो है कहलाती है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग की यही सबसे अच्छी अप्रोच है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करना। इससे कोड रीयूज भी होता है, क्लियरली डिफाइन भी होता है, ठीक है, और फंक्शनैलिटी अलग अलग सेपरेट भी हो जाती है। तो इसमें हम देखेंगे फंक्शन क्या है, मॉड्यूलरिटी को अचीव करने का तरीका है। क्या है फंक्शन, मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी, जैसा मैंने बताया, उसको अचीव करने का जो तरीका है दैट इज वो है फंक्शन बनाना। नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क करता है व्हेन इन्वोक्ड, जब उसको बुलाया जाए, मतलब जब उसको कॉल किया जाए। कॉल करना बोलते हैं फंक्शन को, एक डिफाइन करना बोलते हैं। डिफाइन कर दिया, डिफाइन करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब उसको कॉल करेंगे तभी वो जो है मेमोरी लेगा, और तभी वो एक्टिवेट होगा, तभी जो है वो काम भी करेगा। और इसको कितनी बार भी हम जो है कॉल कर सकते हैं। एक बार डिफाइन करने के बाद रिपीटेडली हम उसको बार बार कैलकुलेटर आप बनाते हैं तो कितनी बार प्लस का यूज़ करिए, उसमें कितनी बार मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करिए, हर बार वो जो है वही फंक्शन करेगा और बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। मतलब कि करना एक बार है और यूज़ जो है वो बार बार करना है। एक बार डिफाइन कर दिया, रिपीटेडली उसको कॉल कर सकते हैं अलग अलग प्लेसेस से, अलग अलग प्रोग्राम में, ठीक है। जैसे फेसबुक पे आप पोस्ट करते हैं, कमेंट लिखते हैं, तो वो एक बार ही उसका कोड लिखा गया है। आपकी अलग अलग जो पोस्ट हैं उन पे अलग अलग कमेंट सेक्शन आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोड बार बार लिखा है। वो कमेंट करने का कोड फेसबुक ने एक ही बार लिखा है और हर बार वही कॉल होता है। तो आप देख के एक बार इमेजिन करिए कि कितनी जगह पे जो है ये कमेंट का फंक्शन यूज होता है, और मिलियंस ऑफ टाइम जो है वो डेली कमेंट का फंक्शन, लाइक का फंक्शन यूज होता होगा। और फंक्शनलिटी कितने बार लिखी गई है, एक बार उसका। जैसे लाइक का फंक्शन है, शेयर का फंक्शन है, ठीक है, वो एक ही बार डिफाइन किया गया है। वो जितनी बार भी कॉल होगा किसी
अनदर फंक्शंस में से बाय सिंपली राइटिंग द नेम एंड पासिंग द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। ठीक है, आप कमेंट लिख रहे हैं, कमेंट में आपने कुछ लिखा नहीं और कमेंट पोस्ट का प्रेस कर दिया, तो पोस्ट करने पे वो उसको जो आर्ग्यूमेंट जो चाहिए थे, उसके जो पैरामीटर्स जो चाहिए थे वो नहीं मिले, तो आप कमेंट पोस्ट नहीं कर सकते जब तक उसके ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे। तो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स जो है उसके अंदर पास करना जरूरी है। प्रोग्रामर डिफाइन करता है कितने भी फंक्शंस जो है राइटिंग कोड के टाइम पे। ठीक है, 7.1 का हम फिर से अब ये जो है एग्जांपल देखेंगे कि दोबारा अगर उसको लिखना हो फंक्शंस के तौर पे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, टेंट की कोस्ट कैलकुलेट करने का सेम यही है। फंक्शन की डेफिनेशन ये वाली किसके लिए, सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए, ये फंक्शन हो गया ना, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन डिफाइन किया कैनोनिकल पार्ट के लिए, ये फंक्शन डिफाइन किया नेट पेबल अमाउंट के लिए। काम वही किया है लेकिन मॉड्यूल में डिफाइन कर दिया और एक कीवर्ड का यूज किया, किसका, डेफ का। डेफ कीवर्ड विद द नेम ऑफ फंक्शन, जो भी फंक्शन का नाम देना है, CYL दे सकते हैं, सिलेंडर दे सकते हैं, वही जो है आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो है नेमिंग के जो पैरामीटर्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। और इस सिलेंडर के इसमें क्या करेगा, ये 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, 2 आर्ग्यूमेंट आपको इसको पास करने पड़ेंगे। तो R और H, ये देखिए R और H यहाँ पे सिर्फ किया है, डिफाइन किया है। R और H आएगा कहाँ से, ये इसमें नहीं लिखा है। जब इसको हम कॉल करेंगे, ये तो क्या किया, डिफाइन किया। जब इसको हम कॉल करेंगे तो उस टाइम हम ये जो है पैरामीटर्स इसके पास करेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, तो आपने इसमें ये जो है पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर दे दिए H और R। अब ये क्या काम करेंगे, एक प्लेस होल्डर का काम करेंगे, एक बर्तन का काम करेंगे, समझ लीजिए। ठीक है, 2 बर्तन दे दिए, उसमें एक में आप H की वैल्यू पास करेंगे, उसमें एक इसकी वैल्यू जो है R की पास करेंगे। तो ये क्या है, पैरामीटर है। पैरामीटर को प्लेस होल्डर से आप याद रखें कि जब फंक्शन की डेफिनेशन के टाइम पे जो पास करते हैं दैट आर पैरामीटर्स। ठीक है, और जो एक्चुअल वैल्यू जब पास करेंगे, जब इसमें लिखेंगे कि रेडियस 5 है, ठीक है, हाइट जो है वो 10 है, तो ये क्या होंगे, आर्ग्यूमेंट्स। जब एक्चुअल वैल्यू जो है आएंगी फंक्शन की कॉल के टाइम पे, जब कॉल करेंगे तब आप आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जब आप डिफाइन करेंगे तब आप उसमें पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोग जो है पूरी जो है बीटेक कर लेते हैं, लेकिन उनको ये डिफरेंस समझ नहीं आता है कि पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस होता है, अलग अलग होते हैं ये। फिर आती है जी फंक्शन की डेफिनेशन, होगी, आपने डिफाइन कर दिया इसको, वही सेम फॉर्मूले हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई किया है, सेव किया है, और क्या है, एक चीज़ अलग, ये है रिटर्न। कोई भी फंक्शन कोई भी काम करके उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा, जिसने कॉल किया था उसको। ठीक है, नहीं तो कंट्रोल कहीं और चला, मेन होता है कंट्रोल इसके पास आया, इसने क्या किया, कैलकुलेट किया और इस कंट्रोल को वापस उसी को कॉलिंग फंक्शन को वापस पास कर दिया। ठीक है, ये यहाँ डिफाइन है, कॉलिंग फंक्शन नीचे होंगे, तो ये भी तीनों जो है रिटर्न करेंगे जब इनको कॉल किया जाएगा तब। देखिए, इनपुट ले लिया, सेम वही इनपुट लिया, हाइट रेडियस इसका एंटर करवाया और क्या किया, सिलेंडर को फंक्शन को कॉल किया। कॉल करते हुए ये वाला H और R इसके अंदर पास होगा, जो भी यूजर देगा। अब इसको कितनी भी बार कहीं भी कॉल किया जा सकता है, सिर्फ इस एक लाइन से। ठीक है, ये वो थी डेफिनेशन, ये थी इसका कॉल करना। और जब ये कॉल करेगा तो कॉल करके वो फंक्शनैलिटी जो है होगी, और फंक्शनैलिटी होने के बाद कंट्रोल वापस आएगा और ये वैल्यू इसमें आके यहाँ पे सेव हो जाएंगी, इस वेरिएबल के अंदर जो वो ये रिटर्न करेगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। और इसमें फिर क्या लिया हमने, हाइट ऑफ द कैनोनिकल पार्ट की, ये हमने हाइट ले ली, फंक्शन को हमने कॉल किया, ये हाइट इसके अंदर जो आई थी वो हमने इसके अंदर सेव कर दी। स्लांट हाइट लिया है, ठीक है, स्लांट हाइट लिया है, लेकिन रेडियस यहाँ पे नहीं लिया, तो यहाँ पे, लेकिन ये इस प्रोग्राम में तो चल जाएगा क्योंकि रेडियस हम ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम पहले इसको कॉल कर दें, ठीक है, पहले ये वाला कॉल कर दें, ठीक है, तो ये क्या दे देगा, एरर दे देगा, क्योंकि आपका ये R डिफाइन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है, L हमने यहाँ से ले लिया है, इसलिए ये सेम जो है इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास कर देगा। और ये आर्ग्यूमेंट पास करने के बाद ये वैल्यू उसको जाएगी, जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन फिर रिटर्न करेगी, जो रिटर्न करेगी वो वैल्यू यहाँ पे सेव हो जाएगी। फिर क्या करेंगे हम, कैलकुलेट टोटल एरिया करना है, इसको हमने ऐड कर दिया, ये ऐड करने के बाद मीटर स्क्वायर आ गया, इसके लिए भी एक अलग फंक्शन बना सकते थे, फिर उसको कॉल कर सकते थे। फिर यूनिट प्राइस से ये मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट की कोस्ट एंटर की, वो इसमें आ गई, यूनिट प्राइस से फिर मल्टीप्लाई किया, और ये जो है टोटल ऐड होके इंक्लूडिंग टैक्स जो है ये कोस्ट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अगर चाहे तो मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने इसमें ये हाइट पास कर दी थी, ये होगी हाइट मान लीजिए आपने 10 पास की, रेडियस आपने 5 पास कर दिया इसके अंदर। ठीक है, तो ये 10 और 5 इसके अंदर जाएगा, ये 10 इसके अंदर, हाइट ये इसके अंदर जाएगा, और यहाँ से फिर जब ये यहाँ से कॉल हो रहा है तो CYL वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, इसमें ये 10 और 5 वैल्यू आएगी, 10 और 5 यहाँ रिप्लेस होगी, 10 × 5 ×
3.14 इंटू 2, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो सेव होगा इसके अंदर एरिया ऑफ सिलेंडर, और एरिया ऑफ सिलेंडर ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और रिटर्न होके जब वो आएगा तो एरिया ऑफ सिलेंडर जो रिटर्न होके आया इससे वो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसके लिए होगा। फिर इन दोनों को हमने यहाँ पे ऐड किया, ऐड करने के बाद यहाँ इस वेरिएबल में सेव किया और प्रिंट कर दिया। सेम यहाँ से एक इनपुट लिया, इसका यूनिट प्राइस इसमें सेव हुआ, इसका रिप्लेस हुआ। ये जो कैनवास एरिया था ये टोटल वाला, ये यहाँ पे इसमें दोनों मल्टीप्लाई हो गए और टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट को प्रिंट कर दिया। इसके अलावा जो टैक्स इंक्लूडेड था उसको, टैक्स को ये ऐड हो गया इसके अंदर, और ये टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से देख सकते हैं। तो हम देखेंगे फिर यहाँ फंक्शन की एडवांटेज क्या है। अभी तक तो क्या किया था हमने, नीचे वाले पार्ट को क्या लिया था, सिलेंडर लिया था, ठीक है। ये ऊपर कौन है। अब कोई कस्टमर आता है जो कहता है जी मुझे सिलेंड्रिकल नहीं, मुझे तो स्क्वायर शेप में चाहिए, मुझे तो रेक्टेंगल शेप में चाहिए, ठीक है। तो फिर से क्या दोबारा पूरा प्रोग्राम उसके लिए दोबारा लिखना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए एक मॉड्यूल अलग अलग ऐड किया जाएगा। रेक्टेंगुलर वाले पार्ट के लिए एक मॉड्यूल ऐड कर देंगे एरिया का, जिसमें इसमें ये लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, आपको पता है इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये इसकी लेंथ होगी और इसकी जो हाइट होगी उससे एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। 2 इंटू लेंथ प्लस हाइट, ठीक है, प्लस 2 इंटू ब्रेथ प्लस हाइट। तो ये क्या आ गया, कर्ड सरफेस एरिया आ गया। एलबीएच से तो इसका वॉल्यूम आता है, इसका कर्ड सरफेस, इसका जो कपड़े का एरिया निकालना है तो 2 बार ये है, इसलिए 2 टाइम्स ब्रेथ इंटू हाइट, ये लेंथ इंटू हाइट 2 टाइम्स किया है। ठीक है, इसमें से और भी कॉमन लेके फॉर्मूला छोटा हो सकता है, बट अभी वो मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है हमारा। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए भी प्रोग्राम को तैयार करना है। तो अगर इसके लिए सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाने पड़े, इससे अच्छा क्या है कि हम अलग अलग ये हमने मॉड्यूल बना दिए सबके लिए। जिस वाले मॉड्यूल की उसमें से ज़रूरत है उसको हमने सिंपली कॉल कर लिया। सिलेंडर वाला चाहिए तो सिलेंडर वाला, रेक्टेंगल वाला चाहिए तो रेक्टेंगल वाला, और स्क्वायर वाला, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल वाला चाहिए तो उसको ले सकते हैं। तो इससे जो है क्या होगा हमारा, मान लीजिए अभी टैक्स 18% था तो किसी उस पर जो है कोई कपड़े की अलग वैरायटी भी होगी, ठीक है, उसका यूनिट प्राइस अलग होगा, ठीक है। तो उसमें कपड़ा, उसमें क्या पता जीएसटी 9% लगता हो या 5% लगता हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एक बड़ा एरिया होने के बाद कि भाई इससे ऊपर अगर इतने मीटर स्क्वायर, 1000 मीटर स्क्वायर के ऊपर का एरिया है तो उसका जीएसटी जो है वो अलग होगा। तो वो सारी अलग अलग फंक्शनलिटी मॉड्यूल वाइज लग सकती है। तो इसमें क्या एडवांटेज रहेगी कोड की, एक तो रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अलग अलग मॉड्यूल हो गए, अलग अलग काम के लिए हमें, एक प्रोग्रामर को भी अच्छे से पता चल गया कि ये किस लिए है, ये किस लिए है, ये किस लिए है, ठीक है। लॉन्गर कोड जब जो प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा तो, और ये इसकी हेल्प से, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की हेल्प से क्या हो गया, बेटर ऑर्गेनाइज हो गया। एक तो अगर आपके जो अलमीरा है उसमें कपड़े जो है ऐसे ही आप जो है रख दें, ठीक है, फिर उसमें से ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। या एक जो है अलमीरा के अंदर स्मॉल बॉक्स और रखे हो, या अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं अलमीरा के अंदर, उसमें क्या है, आप अपने कपड़े अलग, ठीक है, अपने भाई के कपड़े अलग, उसके आपके जो है आपके फादर के कपड़े अलग हो सकते हैं, आपकी मदर के कपड़े अलग हो सकते हैं, आपकी सिस्टर के उसमें अलग हो सकते हैं, या इन दोनों के लिए, मदर और सिस्टर के लिए एक अलग अलमीरा हो सकती है, या आपके लिए पर्टिकुलर अलमारी जो हो सकती है उसमें आपके पर्टिकुलर पोर्शंस के लिए, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, घर के कपड़ों के लिए, नाइट ड्रेसेस के लिए है, और अंडरगारमेंट्स के लिए अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं। तो क्या हो जाता है, एक बेटर ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। मॉड्यूल से आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि मॉड्यूल एक अलमारी के अंदर जो अलग अलग रैक्स होते हैं वार्डरोब के अंदर, तो आप उनसे रिलेट करके देख सकते हैं मॉड्यूल्स की क्या अहमियत है और उससे कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। फिर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी कोड की लेंथ, ठीक है, कोड की लेंथ रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हमने एक काम को एक ही बार करना है इसके अंदर, ठीक है, बार बार उसको नहीं करना। उसमें मान लीजिए एरर आ गया, कोई एरर आ गया तो हमें उस एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ही उसको ठीक करना है। मल्टीपल प्लेसेस में हमने एक चीज़, मान लीजिए मल्टीप्लाई करने का ही एक जगह यहाँ लिख दिया, उसका सिलेंडर का निकालने के लिए उसका दूसरे का यहाँ लिख दिया, ठीक है, और तीसरे का यहाँ लिख दिया, फिर उसको कभी यहाँ मल्टीप्लाई किया, कभी दूसरे मॉड्यूल में मल्टीप्लाई किया, तो इतनी जगह पे आप जो है आधी जगह याद भी नहीं रहेगा कि कहाँ कहाँ जो है उसको चेंज करना है, ताकि वो चेंज सब जगह हो जाए। जैसे फेसबुक के केस में बताया कि मैंने कि कमेंट्स का एक सेक्शन है, उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो उस कमेंट के कोड को एक ही बार ठीक कर देंगे, वहाँ से उसको डीबग कर देंगे। अगर उन्होंने हज़ारों जगह वो कोड लिखा होता तो हज़ारों जगह उस एरर को ठीक करने के लिए 1000 बार उसको जो है एफर्ट्स करने पड़ते, मेहनत लगती, टाइम लगता, और कोड की लेंथ तो बढ़ ही जाती और डीबगिंग भी मुश्किल हो जाती। तो इसलिए मॉड्यूलरिटी का ये भी फायदा है। रीयूजेबिलिटी तो है ही, एक बार लिख दिया उसको कितनी बार भी आप कॉल करके यूज़ कर सकते हैं उस प्रोग्राम के अंदर या दूसरे प्रोग्राम के अंदर भी रीयूज हो सकता है। और बिल्ट अपॉन ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस एंड अवॉइड रिपीटिशन ऑफ राइटिंग सेम पीस ऑफ कोड। रीयूजेबिलिटी का मतलब ही वही होता है कि एक बार आपने लिख दिया और बार बार उसको आप यूज़ कर रहे हैं, दोबारा ना लिखना पड़े। और काम को क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। एक मॉड्यूल मान लीजिए कोई काम कर रहा है, लाइक वाले मॉड्यूल पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, कमेंट वाले मॉड्यूल पे कोई काम कर रहा है, शेयर वाले मॉड्यूल पे कोई काम कर रहा है, तो ऐसे अलग अलग मॉड्यूल हो गए और काम को पैरेलली किया जा सकता है। डिवाइड एंड कनक्योर में ये फंक्शंस बहुत काम आते हैं। फिर फंक्शंस जो है उनकी टाइप क्या होती हैं, किस तरह के फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले आएगा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। कुछ फंक्शन पहले से डिफाइन होते हैं, जैसे प्रिंट का फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है,
इनपुट फंक्शन है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो ऑलरेडी डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। कुछ होते हैं यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड जैसे हमने ये एरिया के लिए यूज़ किया, कर्व सरफेस एरिया के लिए, कैनोनिकल पार्ट का अलग किया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया, ये स्क्वायर पार्ट का एरिया, ये रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमने अलग अलग फंक्शन अभी डिफाइन किए उनको ही कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की उसने यूजर ने डिफाइन किया है। यूजर यहाँ कौन है, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर ने उसको डिफाइन किया है उस किसकी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो उनका कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई चीज़ है अगर वो हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही है तो हमें उसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। अब फेसबुक की फंक्शनैलिटी अलग है, जीमेल की फंक्शनैलिटी अलग है, गूगल की फंक्शनैलिटी अलग है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अलग है, उसमें भी एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड अलग अलग आते हैं। तो जो हमें रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अलावा जो है पहले से डिफाइंड फंक्शन है रीयूजेबिलिटी को करने के लिए जो बहुत कॉमन फंक्शन होते हैं, जैसे मैंने प्रिंट का बताया। तो एक हो गया प्री डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड फंक्शंस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस जो एक प्रोग्राम में जो है आप नॉर्मल फंक्शंस को भी जो है इंप्लीमेंट करने के लिए, फंक्शनैलिटी को करने के लिए कुछ बेसिक भी हमें चाहिए होता है, इसलिए उसको पहले से डिफाइन कर देते हैं। और पाइथन में तो इतनी लाइब्रेरीज हैं कि हर एक काम के लिए लाइब्रेरीज बनती जा रही हैं और एड ऑन होती जा रही हैं, इसीलिए पाइथन इतनी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और पॉपुलर होती जा रही है। बस आपको पता होना चाहिए किस काम के लिए कौन सी जो है लाइब्रेरी जो है यूज़ करनी है, और आप उसको यूज़ करके उसके फंक्शंस का अपना काम जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो आपका डेफिनेशन का भी टाइम बच जाएगा। सिर्फ आपको उसको कॉल करना है। आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन जब क्या करना है, क्रिएट करना है, क्या करेंगे, क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस। किसका यूज करेंगे, जैसे हम अभी इसका प्रैक्टिकल कर चुके हैं, ठीक है। पहले जो प्रोग्राम हमने बनाया है पेंट का जो है एरिया और कोस्ट निकालने के लिए, तो उसमें क्या कीवर्ड का यूज किया, डेफ का। डेफ कीवर्ड डिफाइन का शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या हो गया, फंक्शन का नेम, ठीक है। जैसे किया था हमने डेफ CS से कर्व सरफेस एरिया, और इसके अंदर क्या किया हमने, पैरामीटर्स पास किए। पैरामीटर्स पास किए इसके अंदर, तो क्या हो गया, ये प्लेस होल्डर बन गया कि ये कितनी वैल्यू हैंडल कर सकता है। जितने पैरामीटर आपने डिफाइन किए उतनी वैल्यू को वो उसको कॉल करते टाइम उसके अंदर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगर इसमें से एक भी कम हुआ तो क्या दे देगा, वो एरर दे देगा, ठीक है। ये जो है कॉलन से आप इसको बंद करेंगे, ये पैरेंथेसिस, और इसके अंदर अलग अलग आर्गुमेंट, जैसे इसके अंदर था डेफ CS सरफेस एरिया, और इसके अंदर हाइट और रेडियस, ओके। फिर इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, जैसे इसके अंदर था मल्टीप्लाई करना, कि इन दोनों को 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, या जो भी करना है आपस इनका जो है आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर एक रिटर्न वैल्यू, ठीक है। इसकी इंस्ट्रक्शन कितनी भी हो सकती है, इंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं एक ही हो, बहुत सारी हो सकती है। लास्ट में एक वैल्यू ये रिटर्न कर देगा। रिटर्न वैल्यू कितनी करनी है वो इसमें हम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में जो हम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या है, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि हमें चाहिए ही कुछ, हमें उसको प्रोवाइड ही कराना पड़े। वो कुछ ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शनलिटी हो सकती है जिसके अंदर यूजर से इनपुट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उस केस में हमें पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल हो गए तो जरूरी नहीं है, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिपेंड करता है प्रोग्रामर के ऊपर कि वो क्या फंक्शनलिटी बना रहा है, और वैल्यू रिटर्न करे या ना करे वो भी ऑप्शनल है, ठीक है। ये पैरामीटर जो है ये ऑप्शनल है, और रिटर्न वैल्यू ये भी ऑप्शनल है। क्या पता हमें इसमें एक फंक्शनैलिटी है, बस हमें वो फंक्शनैलिटी करानी है, लेकिन मोस्टली हमें इनकी जरूरत पड़ती है। फंक्शन हेडर ऑलवेज एंड्स विद कोलन, ये कोलन का साइन है, ये क्या इसका सिंटेक्स में आता है। तो सिंटेक्स का आपको बस ध्यान रखना है, नेम उसका क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, नहीं तो आप उसको कॉल नहीं कर पाएंगे। एक ही नाम के दो फंक्शन नहीं होंगे। नेमिंग आइडेंटिफायर्स जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं कि आइडेंटिफायर्स के लिए क्या क्या रूल हैं, कि वो जो है किससे क्या क्या उसके अंदर आना चाहिए। कैपिटल स्मॉल लेटर आ सकते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर आ सकता है, और जो भी उसकी नेमिंग के रूल्स हैं वो आपको उनको उससे करके चलना है, स्टिक करके चलना है। अगर आपको फिर से देखना है तो आप वो हमारा वीडियो देख सकते हैं। फंक्शन के आउटसाइड जो इंडेंटेशन है, इंडेंटेशन जो फंक्शन की ये वाली इंडेंटेशन, इसके बाहर अगर कुछ है तो वो फंक्शन का पार्ट को नहीं कंसीडर किया जाएगा। फंक्शन का पार्ट सिर्फ यही वाला है जो इसके इंडेंटेशन, ये वाली इंडेंटेशन यहाँ चलता रहेगा, कहीं तक भी चलता रहे। जहाँ जो लिखेंगे वो इसका पार्ट है। जैसे ही हम यहाँ से लिखना शुरू किया वो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें इंडेंटेशन ही यूज होता है। कर्ली ब्रेसेस जो C++ वगैरह में, जावा में यूज होते हैं, वो तो इसमें नहीं होते हैं। यूजर डिफाइन फंक्शन करना है, आप ऑलरेडी कर चुके हैं एक एग्जांपल। इसमें एक कैलकुलेटर का सबसे सिंपल एग्जांपल होता है, तो उसको हम देखेंगे कि क्या करना है। 2 नंबर को ऐड करना है यूजर से इनपुट लेके, ठीक है, और सम कैलकुलेट करना है, उसको डिस्प्ले करना है। तो फंक्शन की डेफिनेशन दी, देख रही है इंडेंटेशन यहाँ तक है, ये इसी का पार्ट है फंक्शन का, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ से शुरू किया ये इसका पार्ट नहीं है, तो डेफ कीवर्ड का यूज किया, फंक्शन का नेम दिया, ठीक है, ऐड नम किया। ऐड नम में देखिए हमने यहाँ क्या है, पैरामीटर डिफाइन नहीं किए, मतलब कि हम बाहर से इनपुट नहीं ले रहे हैं, हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तभी हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो इंटीजर टाइप की इनपुट ली हमने,
यूज़र से और उसको फर्स्ट नंबर और फिर से इनपुट ली, इंटीजर में कन्वर्ट किया, सेकंड नंबर एफ नम एंड सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को ऐड किया तो उनका क्या आ गया, मान लीजिए 2 एंटर किया इसमें, फिर आपने इसमें 3 एंटर किया, इसमें 2 + 3 ये हो जाएगा, 2 + 3 ओके, सम ऑफ 2 एंड 3 इज, जो भी आपने एज इट इज प्रिंट करवाना है उसको आप इसमें लिखेंगे इन्वर्टेड कोमास में, और जो वेरिएबल आपको चाहिए ठीक है उसको क्या आप डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि अगर इसको भी अगर इन्वर्टेड कोमास में कर दिया तो स्ट्रिंग बन जाएगी, फिर वो उसकी वैल्यू जो यहाँ से पास करेगा वो नहीं लेगा। ये वैल्यू कहाँ से पास हुई है, यहाँ से नम से ये एस नम से ये, और सम की जो है वो यहाँ से पास हुई है और ये प्रिंट हो जाएगी। लेकिन ये होगा कब, जब हम इसको क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। ये डिफाइन कर दिया, सिर्फ डिफाइन करने से कुछ नहीं होता। जब हम इसको ऐड नम, जिसका हमने यहाँ नाम लिखा, सिंपल नाम आपने फंक्शन का ले लिया तो आपने उसको कॉल कर दिया, ठीक है। जैसे किसी का मोहन सोहन हम नाम लेते हैं कॉल करते हैं, वही सेम चीज़ इसमें है। पाइथन में स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है, बस इसमें डेफ है, इसमें नहीं है, और ये कोलन डिफाइन करते हुए ऐड करना है। एग्जीक्यूट करना है तो ऐड नम को कर दिया हमने, इसको कॉल कर लिया। प्रोग्राम में फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं बाय राइटिंग फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। आपने एक नंबर एंटर किया 5, दूसरा नंबर एंटर किया 6, उसको क्या किया, फंक्शन ने ऐड किया, ऐड करके सम में सेव किया और सम को यहाँ प्रिंट करा दिया। ये एफ नेम में सेव हुआ था वो ये है, सेकंड नेम में सेव हुआ था वो ये है, और इधर सम में जो सेव हुआ था वो ये है। फंक्शन का कॉल होते ही ये एग्जीक्यूट हो गया। फिर देखिए आ गया आपका आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसे एक बार देख लेते हैं। वही पैरामीटर जो है पास, जब आप उसको डिफाइन करते हैं तो पैरामीटर देते हैं, जब उसमें वैल्यू जो उसको कॉल करते हुए जब फंक्शन को कॉल होता है तो उसकी जो वैल्यू आप पास करते हैं वो नोन एज आर्ग्यूमेंट, और रिसीव कौन करता है उसको, पैरामीटर, ठीक है। एक ने क्या किया, थ्रो किया, एक ने क्या किया, रिसीव किया। तो यहाँ से बॉल है, आपके हाथ में बॉल है, आपने क्या किया, उसको थ्रो किया, तो उसको रिसीव करने वाला भी एक हैंड जो है होगा, तो रिसीव करने वाला हैंड होगा तो इसमें ये बॉल वो कैच कर लेगा, ठीक है। बस यही है, पैरामीटर इज ए प्लेस होल्डर एंड आर्ग्यूमेंट इज एन एक्चुअल वैल्यू। ये कॉल के टाइम होता है, ये डेफिनेशन के टाइम होता है। फर्स्ट नेचुरल नंबर जो है उनका क्या करना है, आपको सम करना है। सम करने के लिए ये कमेंट्स में ही लिखा हुआ है, यहाँ तक का तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बस इसको डिफाइन करने के लिए है। कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट नेचुरल नंबर, एंड क्या कैसे पास होगा, एज ए आर्ग्यूमेंट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, और डिस्प्ले कर देगा सम। ये फंक्शन को हमने डिफाइन किया है, डेफ कीवर्ड, सम स्क्वायर इसका नाम हो गया, और इसके अंदर ये क्या हो गया, पैरामीटर, एन इज पैरामीटर, और ये सिंटेक्स का पार्ट है, ठीक है। इंडेंटेशन दिया, क्या किया, सम में क्या कर दिया, 0 सेव कर दिया। अब जितने भी नंबर आएंगे, कितने नंबर आए हमें पता नहीं, वो 5 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 1000 आ सकते हैं, तो जितने भी आए हमें वहां तक चलना है। मान लीजिए 10 नंबर आ गए, 10 नंबर में क्या किया, फॉर लूप का यूज किया। फॉर लूप हमने पिछले चैप्टर में करवाया हुआ है। फॉर आई एक वेरिएबल दे दिया, ठीक है, और आई इन रेंज, इस रेंज में रेंज फंक्शन का यूज किया। देखिए रेंज एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है यहाँ पे, तो हमें प्रीडिफाइंड फंक्शंस की भी जरूरत पड़ती है एक अपने अकॉर्डिंग फंक्शनलिटी कराने के लिए, तो रेंज यूज किया जाता है। रेंज कैसे काम करता है, स्टार्टिंग एलिमेंट को लेगा और लास्ट वाले एलिमेंट को नहीं लेगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने पास किया 10, तो n + 1 कितना हो गया, 11, तो 1 to 11 इसने क्या दे दिया, रेंज दे दिया। लेकिन रेंज में से ये इससे स्टार्ट होगा और इससे एक कम तक चलेगा, यानी 1 से लेकर 10 तक के लिए ये रेंज चलेगी। तो 1 से 10 तक के लिए क्या करेगा, आई में सबसे पहले क्या आएगा, 1, सम 0 है, इसके रेंज के अंदर जो जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, 1, 0 + 1 सम में सेव हो जाएगा 1। फिर ये रिपीट होगा अगले के लिए, आई जब 2 हो जाएगा तो 2 + 1, फिर 3 + 1, फिर 4 + 1 एंड अप टू क्या होता रहेगा, +10 तक चलेगा, ठीक है। पिछला जो भी था, पिछला ये सम पिछला आता जाएगा, ठीक है। जो भी सम होगा लास्ट में उसमें जब आई ऐड होगा 1 2 3 4 अप टू 10 ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग होगी, ये n जो नंबर हमने पास किया, और ये नेचुरल ये फिर स्ट्रिंग होगी, और सम में जो भी सेव होगा। फॉर लूप हम पिछले चैप्टर में करवा चुके हैं, आप उसकी फंक्शनलिटी देखना चाहे तो देख सकते हैं। रिपीट वही सेम चीज़ों को रिपीट हम भी नहीं करेंगे, हम भी फंक्शंस के उस पर चल रहे हैं। एक बार डिफाइन कर दिया वहाँ पे, तो आप कितनी बार उसको जाके देख सकते हैं, कितने भी लोग देख सकते हैं, मुझे बार बार उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो भी ये भी एक फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या किया, इसने सिंपली प्रिंट कर दिया, ठीक है, रिटर्न कुछ नहीं किया। रिटर्न नहीं किया तो क्या बताया, ऑप्शनल है वो, पैरामीटर तो दिया लेकिन रिटर्न कुछ नहीं किया, तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली भी नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास आ जाता है। इसमें जो है ये देखिए, ये इनपुट एंटर द वैल्यू फॉर n के लिए वैल्यू की इंटीजर में कन्वर्ट किया, नम में क्या कर दिया, सेव कर दिया नम। अब ये और ये n और नम सेम होना जरूरी नहीं है, अलग अलग नाम हो सकता है। तो ये नम जो है एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया जाएगा, नम आर्ग्यूमेंट रेफरिंग टू द वैल्यू इनपुट बाय द यूजर। तो सम स्क्वायर ये नाम सेम होना चाहिए कॉल करने के लिए, सम स्क्वायर से कॉल किया, और ये नम जो था एज ए आर्ग्यूमेंट जो है पास कर दिया फंक्शन कॉल में, मतलब एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे यूजर ने एंटर किया, मान लीजिए 10 नम के अंदर सेव हुआ, और नम ने यहाँ पहुंचाया, और नम ने इस n को पहुंचाया, इस n ने इस रेंज को पहुंचाया, और ये काम प्रिंट होके यहाँ तक वो n गया। देखिए आपने यहाँ एंटर करवाया था, ये कैसे पास ऑन होते हुए और कहाँ तक पहुंचा है और कैसे काम हुआ है।
तो ये तरीका है डिफाइन और कॉल करने का, और ये है इसका प्रोग्राम का फ्लो ऑफ कंट्रोल, फ्लो कैसे जा रहा है। अब ये आर्गुमेंट देखिए, वही सेम चीज, नम क्या है, आर्गुमेंट है, पैरामीटर क्या है, एन है, तो ये अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे क्या पास किया, 5 की 10 की बजाय 5 पास किया है, तो ये 5 इसके पास जाएगा, इसमें सेव होगा, आर्ग्यूमेंट से पैरामीटर की तरफ वैल्यू जाएगी, ठीक है, पैरामीटर में ये पास हो गया और उस फंक्शन के अंदर उसकी फंक्शनैलिटी में यूज हो गया। नहीं तो ये पास नहीं किया तो ये भी, अगर हम डायरेक्ट बिना इसके कॉल कर दें तो ये एरर दे देगा। सम स्क्वायर को नम के साथ कॉल किया, फंक्शन कॉल किया, कंट्रोल ट्रांसफर हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, ट्रांसफर हुआ, एग्जीक्यूट इस फंक्शन में जो डिफाइन किया हुआ था वहाँ पे, वह एन भी सेम वैल्यू को रेफर करता है। एन और नम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपने एक बॉल को क्या किया, थ्रो किया हवा में और आपने ही उसको वापस कैच कर लिया, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। फेंकने वाला रिसीव करने वाला सेम हो सकता है, एन हो सकता है, और एन और नम अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये रेफर किसको करेंगे, सेम वैल्यू को रेफर करेंगे, क्योंकि ये बाउंड है टू हैव द सेम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इनकी सेम रहेगी। जब आईडी फंक्शन में देखिए, जब आप क्या डिफाइन करते हैं, एक एन डिफाइन कर दिया आपने, टू वैल्यू दे दी उसको, और एक वेरिएबल कर दिया एम, इस एम को ये एन क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। तो जब इनकी आईडी चेक की जाती है आईडी फंक्शन के द्वारा, तो दैट विल कम आउट टू बी द सेम, ठीक है, तो वही चीज इसमें है, तो इनकी आइडेंटिटी सेम होगी बट नेम ये अलग अलग हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर एक ही आईडी को रेफर कर रहे हैं, जैसे ये एन और एम की आईडी चेक करेंगे तो एक ही आईडी को ये रेफर कर रहे होंगे। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें बेसिकली जो है क्या करवाना चाहता है, ये क्या करना है, एक इंटीजर एक्सेप्ट करना है यूजर से, ठीक है, और उसको 5 से इंक्रीज करना है। मान लीजिए 5 एंटर कर दिया तो उसको 5 से इंक्रीज करना है बार बार, और डिस्प्ले करना है क्या, आईडी, उसकी आर्ग्यूमेंट की आईडी, ठीक है, और पैरामीटर की आईडी, और वो भी इंक्रीमेंट होने से पहले भी और इंक्रीमेंट होने के बाद भी। ये हमने कमेंट ऐड कर दिया बताने के लिए कि क्या करेगा और क्या क्या यूजर से इनपुट लेनी पड़ेगी और क्या क्या हमें करना है। आईडी क्या करेगी, डिस्प्ले करेगी बिफोर फंक्शन कॉल, 1 पैरामीटर होगा जो कि आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा, वैल्यू डिस्प्ले होगी और आईडी भी डिस्प्ले होगी पैरामीटर की। क्या करेगा, 5 ऐड करेगा न्यू वैल्यू को, और आईडी को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, कि क्या चेक करने के लिए कि पैरामीटर असाइन हुई है उसको न्यू मेमोरी लोकेशन या नहीं, नई लोकेशन असाइन हुई या सेम लोकेशन पे हुआ, तो हम ये इसमें देखेंगे। तो क्या किया हमने, सबसे पहले डिफाइन कर दिया, तो ये यहाँ तक डिफाइन है, क्लियरली हमें दिख रहा है। इसका नाम दे दिया INCR वैल्यू, मतलब इंक्रीमेंट वैल्यू का शॉर्ट, और इसके अंदर क्या कर दिया, एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया नम पैरामीटर डिफाइन किया, कोलन लगाया एज पर सिंटैक्स, एक कमेंट दिया आईडी ऑफ नम बिफोर इंक्रीमेंट, ना तो ये डिस्प्ले नहीं होगा, डिस्प्ले क्या होगा, पैरामीटर नम हैज वैल्यू। तो ये हमें सिर्फ बताने के लिए है कि ये जो है बिफोर है, ये जो है आफ्टर है, हमें मतलब प्रोग्रामर को जो लिख रहा होगा। तो क्या किया, प्रिंट किया पैरामीटर नम की वैल्यू क्या है, नम में यहाँ वैल्यू आएगी, ठीक है, नम में ये आ गई वैल्यू, और इसको क्या किया हमने, उसकी आईडी, ये यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है, यहाँ तक भी स्ट्रिंग है, बीच में ये नंबर है। देखिए बार बार मैं आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि सेम चीज रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आप अभी तक आपको प्रिंट फंक्शन का यूज करना आ गया होगा। प्रिंट कराया है आईडी किसकी, नम की, आईडी फंक्शन के थ्रू इस नम की आईडी बिफोर इंक्रीमेंट। फिर क्या किया हमने, 5 बढ़ा दिया, नम में सेव कर दिया फिर से, और फिर उसी वेरिएबल में सेव किया है, ठीक है। तो नम की आईडी अब क्या होगी, इंक्रीमेंट से पहले और इंक्रीमेंट के बाद आईडी क्या होगी, नंबर। फिर यहाँ पे ये फंक्शन की डेफिनेशन पूरी हो गई है, नम इनपुट लिया हमने किससे, यूजर से, इंट में कन्वर्ट किया और नंबर में सेव कर दिया। इसको क्या कर दिया हमने, यहाँ पे इसको भी हमने प्रिंट कर दिया कि इस नम की जो ये नंबर हमने यूजर से इनपुट लिया उसकी क्या आईडी है। सबसे पहले तो उसको प्रिंट किया, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होगी प्रोग्राम की, यहाँ से, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, देख रहे हैं आप, फ्लो ऑफ कंट्रोल शुरू से ना होके यहाँ से प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि डेफ वाले को सिर्फ डिफाइन किया है, उसको वो उस टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फंक्शन कहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, यहाँ से। तो ये इनपुट करा लिया, उसकी आईडी प्रिंट करा दी, फिर हमने फंक्शन को कॉल किया। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो अब ये वाला पार्ट यहाँ एग्जीक्यूट होगा। यही होता है फ्लो ऑफ कंट्रोल, जो हमारा पिछला चैप्टर था, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो यूजर ने नंबर किया, एंटर क्या किया, 8 किया, उसकी आईडी जो है ये वाले ने प्रिंट कराई, तो आईडी क्या आई, ये आई। पैरामीटर नम हैज वैल्यू, यहाँ देखिए उसकी वैल्यू, यहाँ मैंने बताया था ना कि जब कॉल करेंगे यहाँ से यूजर देगा, यूजर से किसके नंबर के अंदर जाएगी, नंबर से जो है यहाँ पे आएगी, यहाँ से इसके पास जाएगी। तो वही चीज जो है इसमें देखिए हो रही है, ये यहाँ पे पास किया, यहाँ इसकी आईडी प्रिंट हुई, आईडी के बाद यहाँ पास हुआ ये नंबर, ठीक है, यहाँ पास हुआ, और 8 एंटर किया था, 8 इसके पास गया, यहाँ पे 8 गया, नम हैज वैल्यू 8, यहाँ पे ये 8 प्रिंट हो गया, ठीक है। पैरामीटर नम हैज वैल्यू 8,
यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर उसकी ये जो आईडी है नेक्स्ट लाइन में स्लैश एन की वजह से नेक्स्ट लाइन में गया आईडी, उसकी ये प्रिंट हो गई। तो लुक ये दोनों की आईडी क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक है, फिर क्या किया, उसको इंक्रीमेंट किया। क्या किया, इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करके हमने नंबर ये वाला इस लाइन के पास आएगा, इंक्रीज कर दिया। नम इंक्रीमेंटेड बाई 5, नम इंक्रीमेंटेड बाई 5 इज 13। अब नम क्या हो गया है, 13 हो गया है। स्लैश 1 की वजह से नेक्स्ट लाइन में गया और नाउ नाउ आईडी इज चेंज, आईडी चेंज होगी। अब ये एक दूसरा नंबर जो है वो बन गया है, क्योंकि इसमें 5 इंक्रीज कर दिया, वो वैल्यू इसमें नहीं रही। ठीक, होप आपको समझ आ गया होगा। ये इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया है। ठीक है, ये 8 जो एंटर किया था वो नंबर की भी सेम है और नम की भी सेम है बिफोर इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट करने के बाद जब इंक्रीज कर दिया तो क्या हो गया, आईडी इसकी जो थी वो ये रहेगी और नए की आईडी जो है वो इंक्रीमेंट के बाद चेंज होगी। देखिए ये 3408 थी, ये 3328 थी। ठीक है, बस यही इसमें समझाना है चाह रहे हैं कि ये एक सेम नंबर होता है। ये आर्गुमेंट ने पैरामीटर को पास किया तो ये दोनों सेम है, लेकिन अगर इसमें अभी कुछ चेंज आ जाता है तो ये एक डिफरेंट जो है आईडी इसकी हो जाएगी, डिफरेंट एलिमेंट को रेफर करेगा, सेम एलिमेंट को रेफर नहीं करेगा। इसके बाद हम एक प्रोग्राम देखेंगे मीन कैलकुलेट करने का। क्या करना है, जितने भी नंबर्स एक लिस्ट में होंगे उनका क्या करना है, सम करना है। और वो फ्लोटिंग नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर हैं, इनका सम करना है। और जितने एलिमेंट्स इस लिस्ट में है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो उसका मीन आ जाएगा। तो एक फंक्शन इसमें बनाएंगे जो कैलकुलेट करेगा, मीन कैलकुलेट करेगा। कैसे, एक पैरामीटर होगा, उसके अंदर इसमें लिस्ट आएगी। पैरामीटर के अंदर लिस्ट भी आ सकती है, एक सिंगल एलिमेंट भी आ सकता है, मल्टीपल एलिमेंट अलग अलग भी आ सकते हैं। मीन कैलकुलेट करने के लिए उनको सबको ऐड किया और डिवाइड बाई टोटल नंबर। तो ये जो है डेफ से यहाँ हमने क्या किया, डिफाइन किया। ठीक है, और हमारा प्रोग्राम शुरू होगा यहाँ से। कैसे, माई लिस्ट जो है पहले ही सेव हो गई है और एक्टिवेट ये सब कुछ तब होगा, इसके बाद ये वाला फंक्शन एक्टिवेट तब होगा जब इसको यहाँ कॉल किया जाएगा। ये कॉल किया है, ये लिस्ट जो है डिफाइन की है जिसमें 4 फ्लोटिंग पॉइंट एलिमेंट है, कोमा सेपरेटेड 1.3, 2.4, 3.5, 6.9 ये लिस्ट में सेव हुए। ये लिस्ट जो है यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट दी गई, आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल किया और कॉल करने के बाद हम पहुंचे यहाँ पे जहाँ पे डिफाइन किया गया है डेफ कीवर्ड के साथ। माई मीन नाम का फंक्शन का नाम है माई मीन, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। माई लिस्ट इसके अंदर एज ए अभी क्या आ गई है, पैरामीटर। ये पैरामीटर जो है डिफाइन किया हुआ है कि एक पैरामीटर ये होना चाहिए लिस्ट के अंदर। इसमें फंक्शन में क्या किया हुआ है, इसकी ये फंक्शन की बॉडी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इंडेंटेशन से पता चलता है। टोटल 0, काउंट 0 सेट कर दिया। फॉर आई इन फॉर लूप का यूज किया, ये फॉर लूप यहाँ तक है, इसका ये इंडेंटेशन है। फॉर आई इन माई लिस्ट, माई लिस्ट कौन सी है, इस लिस्ट में जितने भी आई है काउंट करेगा। ये आई क्या हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, जब आप डिफाइन नहीं करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट जो है इसको लेगा। तो ये जो है एक एक एलिमेंट जो है ऐड होता जाएगा। पहले 1.3 आएगा, टोटल क्या है 0 है, 0 प्लस 1.3, फिर टोटल में 1.3 चला जाएगा, ये टोटल बन गया। फिर इसमें क्या होगा, इसी में ये फिर से ऐड होगा 1.3 प्लस 2.4, फिर इसका टोटल सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें ये फॉर लूप के अंदर ये जो है प्रोसेस होता है, 3.5 ऐड हो जाएगा, फिर 6.9 ऐड हो जाएगा। ऐड होके जो है फिर वो जो है इसके अंदर सेव हो जाएगा मीन के इसके टोटल के अंदर। और काउंट हम एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसीलिए पहले जब आएगा पहले ये ऐड होगा, फिर काउंट इंक्रीज होगा तो इस पे जाएगा, फिर काउंट इंक्रीज होगा तो इस पे जाएगा। काउंट किससे इंक्रीज हो रहा है, बाई 1। ये फॉर लूप का जो है सिंटेक्स है, करने का तरीका अगर आपको समझना है दोबारा तो आप जो है पिछले चैप्टर्स के उसमें देख सकते हैं फॉर लूप कैसे काम करता है। टोटल जो हो गया, टोटल ये इसमें आ गया और काउंट इससे पता चलेगा कि कितना काउंट था। हमने देखिए पहले डिफाइन नहीं किया, काउंट को 0 किया क्योंकि हमने उससे डिवाइड करना, हमें नहीं पता लिस्ट में कितने एलिमेंट है, तो वो हमें इससे पता चलेंगे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करने से। तो कैलकुलेटेड मीन आ जाएगा। मीन में ये जो है टोटल से डिवाइड करके इसका जो टोटल आया उसको डिवाइड कर दिया। इस यहाँ इस केस में काउंट है 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका मीन आ जाएगा 3.525। और ये यहाँ तक देखिए कितने पॉइंट तक कैलकुलेट कर दिया है, इसलिए ये सारे फ्लोटिंग पॉइंट है। फ्लोटिंग पॉइंट ही बाय डिफॉल्ट ये सेव करेगा इसमें। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम है कैलकुलेट फैक्टोरियल करने का। फैक्टोरियल में आपको पता है जिस नंबर से का फैक्टोरियल निकालना होता है उससे लेकर रिवर्स में जो है 1 तक जो है मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। ये भी होगा, एक नंबर लिया, एंटर द नंबर, मान लीजिए 5 एंटर कर दिया। 5 एंटर किया, इनपुट में लिया, उसको इंट में कन्वर्ट किया क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग आता है, नम में सेव कर दिया एज ए आर्गुमेंट। इसको पास करके हमने इसको फंक्शन को कॉल किया। जब फंक्शन कॉल किया तो इसकी डेफिनेशन जो है इसके पास जाएगा कॉल। तो ये पैरामीटर इसको चाहिए है, इसको हम ये पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर में गया यहाँ पे 5 इसके पास पहुंच गया। फैक्टोरियल में बाय डिफॉल्ट क्या सेट किया है उसको 1। फिर से फॉर लूप यूज किया है। फॉर लूप में क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज। अब इसको क्या बताया है, रेंज बताई है। कौन सी रेंज होगी, लिस्ट में तो था, पूरी लिस्ट डिफाइन कर दी थी पिछले उसमें कि ये लिस्ट के हर एक एलिमेंट के लिए करना है क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन है। ठीक है, लेकिन जब ना कोई लिस्ट है ना कोई और है तो हमें कितनी दूरी तक चलाना है, तो हम उसके लिए रेंज जो है फंक्शन का यूज करते हैं। तो रेंज कहाँ से शुरू होगी, पहले एलिमेंट 5 से जो एंटर किया हमने, फर्स्ट स्टार्टिंग एलिमेंट क्या होगा 5 होगा। 5 के बाद वो कहाँ तक जाएगी, वो 0 तक जाएगा। ठीक है, यानी कहाँ तक जाएगा,
5, लास्ट वाला तो छोड़ते हैं, ठीक है, 5 4 3 2 और 1, तो ये पांचों कवर हो जाएंगे। लास्ट वाला इस केस में भी छोड़ेंगे। अब आप ये कहेंगे कि -1 क्या है, इस -1 की वजह से ही ये लिस्ट जो है ये रिवर्स ऑर्डर में चल रही है, ठीक है। अगर किसी लिस्ट को हमें या किसी रेंज फंक्शन को हमें जब चलाना है रिवर्स ऑर्डर में, कि जैसे पहले प्रिंट करते थे, अगर हमें 1 2 3 4 5 सीधा प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्या करते थे, 0 से शुरू करते थे और नम तक जाते थे, नम +1 तक। लेकिन इसमें क्या है, नम से शुरू करेंगे और 1 तक जाएंगे और इसमें -1 लिखेंगे कि हमें रिवर्स में प्रिंट करना है। रिवर्स में प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, -1, तो एक एक जो आता जाएगा आई वो फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होता जाएगा। पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा 5, ठीक है। किससे होगा मल्टीप्लाई, सबसे पहले 5 आएगा, इसमें ऑलरेडी 1 सेव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें फैक्टोरियल में 5 सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 4 आएगा। ये देखिए पहले 5 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट आई में क्या आएगा, 4 आएगा। फिर आई में नेक्स्ट क्या आएगा, 3 आएगा। फिर आई नेक्स्ट, फिर 2 आएगा। फिर क्या आएगा, 1, और उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। तो इसमें फैक्टोरियल में ये जितने भी आए ये कैलकुलेट होके इसमें सेव होते गए। फैक्टोरियल ऑफ नम किसका, ये नम यहाँ से पास होके यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए और यहाँ तक पहुँच गया है। तो नम में क्या आया, 5 आया। इज क्या होगा फैक्टोरियल उसका, ये स्ट्रिंग है बीच में, फैक्टोरियल क्या होगा जो इसमें सेव हुआ फाइनली। 5 का फैक्टोरियल होता है 120, 20 20 60 दूनी 120, 120 आपका ये आ गया। ये नंबर आपने जो एंटर किया, एंटर द नंबर 5 आपने एंटर कर दिया, फैक्टोरियल ऑफ 5, ये वाला 5 इसकी वजह से आया और ये फैक्टर से 120 आया। मल्टीप्लिकेशन क्या है, कम्यूटेटिव होता है, चाहे आप इधर से मल्टीप्लाई करें चाहे इधर से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात आएगी। 5 4 3 2 1 करें या 1 2 3 4 करें, मल्टीप्लिकेशन सेम आता है। ऐसा ही एडिशन में भी होता है। अभी पैरामीटर में जो है आपने क्या पास किया था, अभी तक पास किए थे आपने इंटीजर्स और नंबर्स, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू थी, मतलब जो भी वैल्यू आपने पास की न्यूमेरिक वैल्यू आपने पास की। लेकिन कई बार हमें स्ट्रिंग पास करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तब हम स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चाहे लिस्ट पास करो चाहे टपल पास करो, इसके अंदर सब जो है वैलिड है। तो जब स्ट्रिंग पास करेंगे, स्ट्रिंग पे हम जो है कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट मतलब होता है उनको साथ साथ जोड़ना। कॉन्कैटिनेशन के लिए ऑपरेटर का यूज होता है, वो है प्लस, प्लस ऑपरेटर का यूज होता है। तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एज ए पैरामीटर जो है वो डिफाइन किए हैं। फुल नेम जो है आपका फर्स्ट नेम है, आपका लास्ट नेम है, उसको कंबाइन करके जो है फुल नेम लिखना है, बस इतना सही है। तो इसमें क्या करेंगे, आप पहले फुल नेम बताना पड़ेगा। फुल नेम ये एंटर कर दिया, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग आता है तो नो नीड टू कन्वर्ट, फर्स्ट में आ गया, लास्ट नेम लास्ट में आ गया, और फंक्शन को क्या किया, फुल नेम फंक्शन को कॉल किया तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसके पास यहाँ पे पहुंच गया, आर्गुमेंट पास हो गए, इसको मिल गए। तो फुल नेम में एक और वेरिएबल बनाया फर्स्ट, प्लस क्या करेंगे बीच में क्या आएगा, इसको सेपरेटर बोलते हैं, सेपरेटर, ठीक है। एक सेपरेटर क्या है, स्पेस, यहाँ पे स्पेस एज ए सेपरेटर दिया फर्स्ट नेम, नहीं तो ये जो है ये स्पेस नहीं देंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, और दोनों अभी क्या करेंगे, हेलो करेंगे उसको। ये देखिए हेलो फुल नेम, ये स्ट्रिंग और ये आपका इसमें पास कर दिया फुल नेम यहाँ पे, और ये प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट में क्या आएगा, जैसे ज्ञान और वर्धन, ज्ञान और वर्धन पास किया तो इसमें क्या आ गया, ये ज्ञान फर्स्ट नेम, वर्धन जो है लास्ट नेम, और हेलो ज्ञानवर्धन, ये स्पेस दिया था इस वजह से सेपरेटर इसके बीच में आ गया है। अभी तो स्ट्रिंग आ गई पैरामीटर के। अभी डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर होता है जब आप कोई पैरामीटर पास ना करें, कोई आर्ग्यूमेंट आप ना उसमें डालें और फिर भी जो है फंक्शन एरर ना दे कोई, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार पैरामीटर डिफाइन कर दिया तो वो उसको पैरामीटर मिलना ही चाहिए। अगर कोई वैल्यू नहीं दी तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता है सिस्टम अपने आप और फंक्शन कंटिन्यू चलता है। कैसे, डिफॉल्ट वैल्यू की हेल्प से। डिफॉल्ट वैल्यू वो होती है जो प्री डिसाइडेड होती है पहले से ही, और पहले ही असाइन कर दी जाती है फंक्शन कॉल में, अगर कोई करस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट ना मिले, ठीक है। आपने एक पैरामीटर पास किया, पैरामीटर डिफाइन किया, उसके लिए मिलना है, और एक आपने आर्ग्यूमेंट, और जब इसको ये आर्ग्यूमेंट नहीं मिलेगा तो इस पैरामीटर की एक डिफॉल्ट वैल्यू आप यहाँ पे जैसे आपने बता दी 1, तो पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू वो ले लेगा जब उसको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यही प्रोग्राम हमने एक करना है, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पास करने हैं। क्या करना है, एक्सेप्ट करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन होता है जिसमें जैसे 1/2 हो गया तो ऊपर का पार्ट न्यूमरेटर है, नीचे का पार्ट डिनोमिनेटर है ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर ये फ्रैक्शन हो गया, ये इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलके ही फ्रैक्शन बनता है। तो इसमें फंक्शन डिफाइन करना है, फंक्शन का नाम भी बता दिया गया कि आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन नाम का फंक्शन डिफाइन करना है। व्हेन द फ्रैक्शन फॉर्म्ड इज नॉट ए प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू डिनोमिनेटर की 1 आ जाए। कॉल करना है यूजर डिफाइंड फंक्शन को जब प्रॉपर फ्रैक्शन ना हो। जैसे ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है 1/2, दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन जब आप लिख देंगे 4/2 लिख देंगे, या आप एक जो है 5/2 लिख दीजिए, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इसको और जो है डिवाइड करना पड़ेगा। और इसको जब ऐसे करेंगे 2:1/2 तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा। और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो एक होल नंबर और एक फ्रैक्शनल पार्ट मिला के वो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है, और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/2। तो ऐसे इस फॉर्म में इसको हमें लिखना है। डिस्प्ले करेगा फंक्शन एक मिक्स्ड फ्रैक्शन
ओनली इफ द फ्रैक्शन फॉर्म्ड बाय द पैरामीटर डज नॉट इवेल्युएट टू ए होल नंबर। होल नंबर में इवेल्युएट ना हो, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हमने अगर इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये एक होल नंबर में होगा, 2 2 जा 4। तो जब ऐसा हो गया तो हमें उसको इवेल्युएट नहीं करना, लेकिन जब ये इस केस में होल नंबर ना आए तब हमें उसको इवेल्युएट करना है और इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो आप समझ गए होंगे। इसी के अंदर यही चीज़ें सब दोबारा लिखी हुई है, ये कमेंट्स में बताया हुआ है। हम चलते हैं सीधा जहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे, इसको फंक्शन को। तो हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, क्या हमने लिया वैल्यू, न्यूमरेटर लिया। न्यूमरेटर क्या लिया, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमने 17 लिया, इंट में कन्वर्ट किया उसको, नम में सेव हो गया। फिर हमने क्या लिया, डिनोमिनेटर लिया, इस केस में हमने 2 लिया है डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर हमने प्रिंट करा दिया कि यूजर ने क्या एंटर किया है, यू एंटर्ड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, आपने 17/2 किया है। यहाँ पे देखिए ये इनपुट दोनों आ गई और ये 17/2 हमने प्रिंट करा दिया। यहाँ तक क्लियर है सभी को। फिर हम जो है एक हमने इफ एल्स लगाया। इफ एल्स क्यों लगाया, इफ एल्स चेक करने के लिए लगाया कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन तब होगा जब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होगा, जैसे कि बताया था मैंने, जैसे लिखा हो 2/5 लिखा हो, देन दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ न्यूमरेटर जिसमें बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, देन ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर बड़ा है, देखिए कंडीशन चेक की, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो यस इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है, ये इम्प्रॉपर इसमें नहीं है, इम्प्रॉपर ये कमेंट का पार्ट है, कंडीशन टू चेक वेदर द फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे ये गलत प्रिंट हो रखा है, ये इसके सामने ही आएगा। यहाँ प्रिंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक हैश और लगाना पड़ेगा ताकि ये कमेंट बन जाए, नहीं तो ये देखिए इसका पार्ट हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कॉल किया हमने किसके साथ, 2 आर्ग्यूमेंट्स के साथ। कौन से, न्यूमरेटर है एक है डिनोमिनेटर, और ये तब कॉल होगा जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा। एल्स क्या करेगा, एल्स ये कर देगा कि दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे 2/5 है, जैसे 1/4 है, ये इसमें आप फर्दर कुछ नहीं कर सकते, इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 17 इसको 2 8 जा 16 और 16 के बाद 1/2, 2 + 8 + 1/2, या फिर हमारे जो हिंदी में बोलते हैं 8 सही 1/2, 8:1/2। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमने 17 और 2 के साथ हमने कॉल किया, तो कॉल करने के बाद ये यहाँ पे आएगा, कॉल कर लिया, कॉल से हम यहाँ पहुंच गए। जब आप फंक्शन को कोई भी प्रोग्राम लिखा हो आप उसको ऐसे समझिए, जहाँ से वो स्टार्ट होता है आप इसको समझने चलेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ से न्यूमरेटर आ रहा है, कहाँ से डिनोमिनेटर आ रहा है, क्या आ रहा है। आप वहाँ से शुरू करिए जहाँ से यूजर इनपुट देना शुरू करता है, फिर किस फंक्शन को कॉल किया, जिस फंक्शन को कॉल किया आप उस फंक्शन के ऊपर जाइए और उसको समझिए। ड्राई रन करने का भी यही तरीका है, जब आपको ड्राई रन करना पड़े तो भी यही तरीका है। मिक्स फ्रैक्शन आपने ये जो है डिफाइन किया है न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ। ये देखिए डिनोमिनेटर का डिफॉल्ट पैरामीटर दिया है, डिनोमिनेटर इक्वल टू 1। इन केस अगर हम डिनोमिनेटर पास नहीं करेंगे तो उस केस में बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू उसकी ले लेगा 1, और ऐसा ही हम न्यूमरेटर के साथ भी कर सकते हैं अगर करना हो तो। सीक्वेंस सेम रहनी चाहिए, जो इधर लिखा है तो पैरामीटर और आर्गुमेंट का सीक्वेंस सेम होना चाहिए, इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो उधर से ए आए बी आए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जाएगा इसी के अंदर। ठीक है, जाएगा किसके अंदर, इसी के अंदर। तो इसीलिए हमें अगर न्यूमरेटर आर्गुमेंट में लिखना है तो न्यूमरेटर को भी इसी के सीक्वेंस में लिखना है, सेम सीक्वेंस में, पहले न्यूमरेटर बाद में डिनोमिनेटर। अगर उल्टा कर दिया, जैसे 17 था, हमें चाहिए 17 लेकिन हमने क्या कर दिया 2 और 17, तो ये सीक्वेंस गलत होगी। अब ये इसको न्यूमरेटर कंसीडर करेगा, इसको डिनोमिनेटर कंसीडर करेगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कॉल कर लिया इसके अंदर। और रिमाइंडर क्या किया, एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल किया, ये परसेंटेज क्या बताता है, रिमाइंडर बताता है। 17 को 2 से डिवाइड किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, तो इसको जब करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, क्वोशंट क्या आएगा, 8 आएगा। क्लियर है, 2 8 जा 16, क्वोशंट हो गया, न्यूमरेटर लास्ट में 1 बच गया। इफ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, 1 आया है, रिमाइंडर 1 नहीं है, तो इसका मतलब एक जो है पूरा होल नंबर नहीं आया है, यही हमें यहाँ चेक करना है, होल नंबर का पूरा होल नंबर नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे उसमें, अब हमें निकालना है क्वोशंट। क्वोशंट जब निकालेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये जो है पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये 8.5 आपको दे देगा। तो उस 8.5 को हमें सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट चाहिए, तो हमने इंट फंक्शन की हेल्प से सिर्फ इसका इंटीजर पार्ट लिया, 8 लिया और उसको क्वोशंट में सेव कर दिया, जो कि जहाँ प्रिंट करते हुए इसमें प्रिंट होगा। ठीक है, फिर ये देखिए यहाँ तक एक स्ट्रिंग है, कोमा सेपरेट किया, ये बीच में फिर एक स्ट्रिंग लगाया ब्रैकेट लगाने के लिए, फिर उसके अंदर क्या किया, रिमाइंडर। रिमाइंडर के अंदर जो कहाँ से आया था, यहाँ से, दिस रिमाइंडर, ये वाला रिमाइंडर इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर रिमाइंडर क्या आया था हमारा, 1 चला गया, एंड द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो हमने पास किया था वो डिनोमिनेटर सेम इसके अंदर आ जाएगा, डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, क्वोशंट। ठीक है, क्वोशंट है एंड ब्रैकेट है, फिर रिमाइंडर क्या है 1 और ये क्या है 2 और ब्रैकेट 1। ठीक है, ये इस फॉर्म में आंसर देगा। एल्स क्या है, एल्स अगर मतलब कि अगर रिमाइंडर जो है 0 नहीं है तो ये किया, लेकिन अगर 0 आ गया, मान लीजिए इस केस में 4 डिवाइड ऐसे नंबर थे, ठीक है, तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर ये
इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इस फंक्शन को ये कॉल भी करेगा और कॉल करने के बाद डिवाइड भी करेगा। लेकिन डिवाइड होने पे अगर रिमाइंडर जो है 0 आ गया तो मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो हमने इसमें एल्स पार्ट में क्या किया, गिवन फ्रैक्शन इवैल्यूएट टू ए होल नंबर, क्योंकि 2 2 जा 4 आ जाएगा एंड 2 इज अ होल नंबर। ठीक है, ये प्रोग्राम यहाँ खत्म हो जाएगा। तो इसकी आउटपुट हम देखेंगे क्या आएगी। देखिए ये आया, जैसे मैंने आपको बताया था, ये 17 किया, 2 किया, डिवाइड ये लिखा कि आपने ये एंटर किया है 17/2, और इसको इसकी फॉर्म में लिखने के लिए ये एक्चुअली क्या है, ये अगर हम पेपर पे लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर में हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट बीच में नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये अलग है इससे। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, डिफॉल्ट वैल्यू का क्या रहा, डिनोमिनेटर में जो डिफॉल्ट वैल्यू दी थी। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो डिफॉल्ट वैल्यू दी थी, अगर हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, डिनोमिनेटर में पास किया हमने 2, न्यूमरेटर में पास किया हमने 17, तो अगर हमने कुछ पास कर दिया तो ये जो डिनोमिनेटर जो डिफॉल्ट वैल्यू थी और जो यूजर डिफाइंड वैल्यू थी वो उसको क्या कर लेगी, ओवरराइड कर लेगी। मतलब कि अब जो है वैल्यू 1 नहीं रहेगी, अब वैल्यू ये काम करेगी, मतलब इसकी प्रायोरिटी हाई है जो यूजर पास करेगा आर्ग्यूमेंट। अगर यूजर पास नहीं करता है, इन दैट केस जो है ये डिफॉल्ट वैल्यू को लास्ट में लेता है एज ए प्रिवेंटिव मेजर। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो आप एक बार दोबारा से इसको देख सकते हैं। जैसे ये था मिक्स फ्रैक्शन 9 हुआ, सिर्फ हमने क्या पास किया, 9 पास कर दिया। न्यूमरेटर में तो 9 चला गया क्योंकि सीक्वेंस में न्यूमरेटर पहले है और डिनोमिनेटर बाद में है, लेकिन डिनोमिनेटर हमने पास नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो 1 ले लेगा। 1 ले लेगा तो ये होल नंबर वाली कैटेगरी में जाएगा। 1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो मैसेज प्रिंट कर देगा कि ये एक होल नंबर है। फिर हमने एज ए इसके अंदर हम क्या एक एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट नम +5 करके पास कर दिया और डिनोमिनेटर में +5 करके, यानी 17 था उसमें +5 किया और इसमें पास कर दिया, लेकिन वैल्यू तो एक ही पास होगी। 17 + 5 होगा तो 17 और 5 22। ठीक है, 22 इसके अंदर पास होगा और डिनोमिनेटर 2 + 5 7 पास होगा। ठीक है, वैल्यू तो 2 ही जाएंगी, एक न्यूमरेटर की एक डिनोमिनेटर की। एक्सप्रेशन पहले क्या होगा, इवेल्युएट होगा। ठीक है, कॉल होने से पहले इवेल्युएट होगा, फिर 2 वैल्यू जो है ये फाइनली इसके अंदर पास होंगी। ये सेम ऑर्डर में होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ पहले। अगर हमें ये दोनों की करनी है, अब हमें न्यूमरेटर की भी करनी है, जैसा कि मैंने बताया था न्यूमरेटर की भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि अगर हमने लेफ्ट वाले को, न्यूमरेटर था, हमने इसको भी कोई वैल्यू दे दी, मान लीजिए 2 दे दी, और डिनोमिनेटर को दे दी 1 दे दी, तो इट्स ओके। अगर हमने न्यूमरेटर को दी है तो डिनोमिनेटर को भी कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर हमने न्यूमरेटर को वैल्यू, लेफ्ट वाले को कोई वैल्यू दे दी बाय डिफॉल्ट, तो और इसको नहीं दी तो क्या होगा, एरर आएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें दोनों, ये क्या होता है, ट्रेलिंग पैरामीटर होते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं, ट्रेलिंग पैरामीटर होते हैं। ट्रेलिंग मतलब कि इधर वाले को, लेफ्ट वाले को अगर आपने कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे दी तो राइट में जो है उसको भी, जितने भी हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये लेफ्ट में था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको आपने दे दी तो आपको सबको इनको डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये नहीं तो इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें जैसे न्यूमरेटर को नहीं दी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर को हमने दे दी, यानी राइट वाले को दे दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेफ्ट वाले को दे दिया और राइट वाले को नहीं दिया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर दोनों को दे दिया, नो इशू। ठीक है, इनकरेक्ट डिफॉल्ट पैरामीटर, एज डिफॉल्ट पैरामीटर मस्ट बी लास्ट पैरामीटर। ये देखिए प्रिंसिपल कितना है 1000 और बीच में रेट को क्या किया हमने, छोड़ दिया। ठीक है, ये ठीक था, प्रिंसिपल को लेफ्ट वाले को दे दिया, लेकिन एक को छोड़ दिया और एक को दे दिया, तो क्या हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। अगर आपको रेट को छोड़ना है तो आपको रेट को इधर लिखना पड़ेगा, लेफ्ट में। जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू आपको नहीं देनी है आप उसको लेफ्ट में लीजिए और आर्ग्यूमेंट पास करते हुए भी उसको उसी सीक्वेंस में पास करना है। दोनों राइट वाले, मतलब एक कहीं भी अगर डिफॉल्ट दे दिया तो उसके राइट में जितने भी हैं उनको भी डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि पैरामीटर ट्रेलिंग होते हैं फंक्शन के अंदर। फंक्शन की अब आती है रिटर्निंग वैल्यू, जो फंक्शन कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू वापस रिटर्न करता है। तो जैसा कि मैंने बताया था पहले कि ये पास करें चाहे ना करें, ये हमारी क्या है, ये मर्जी है, यानी ये क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, रिटर्न करे या ना करे, द रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। कैलकुलेशन कोई परफॉर्म किया किसी फंक्शन ने और डिस्प्ले किया रिजल्ट, और कोई वैल्यू उसने रिटर्न नहीं किया, तो वो फंक्शन क्या कहलाते हैं, वॉइड फंक्शन। ठीक है, अगर किसी ने C++ किया हो तो उसमें लिखते थे हम कई बार वॉइड मेन। जब वॉइड मेन कर दिया तो मतलब वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इंट मेन लिखते थे तो मानी इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर किसी ने, आपने C++ पहले किया हो तो। बट सिचुएशन आ सकती है जब वैल्यू जो है हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शन से रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है, रिटर्न करेंगे फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन की तरफ वैल्यू। एक कॉलिंग फंक्शन था, एक डेफिनेशन थी, यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास हुए, यहाँ इन पैरामीटर्स में गए। ठीक है, फ्लो कहाँ गया, इस तरफ गया, लेकिन यहाँ से भी हमें कुछ वैल्यू रिटर्न में देनी पड़ सकती है। ठीक है, फिर कंट्रोल यहाँ वापस आ जाएगा, नहीं तो कंट्रोल उधर ही कंटिन्यू जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जा सकता है। ठीक है, द रिटर्न स्टेटमेंट डज
द फॉलोइंग, रिटर्न द कंट्रोल टू द कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन को वो कंट्रोल वापस देता है, कंट्रोल फ्लो ऑफ कंट्रोल वाला कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि अगर कंट्रोल वापस नहीं किया तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा, कंट्रोल इसके पास वापस नहीं आएगा, ये फिर जब सीक्वेंस में आएगी ये फिर इसको करेगा, ये फिर वापस जाएगा, फिर कंटिन्यू आएगा, फिर वापस जाएगा, बड़े प्रोग्राम में एक लूप क्रिएट हो जाएगा। रिटर्न वैल्यू और नन, कोई वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है और नन भी रिटर्न कर सकता है। जैसे देखिए कैलकुलेट करेंगे पावर हम, तो फिर हम कहाँ से शुरू करेंगे, वहां से जहां से यूजर ने इनपुट देना शुरू किया है, यूजर ने इनपुट देना शुरू किया है, उसके बाद फंक्शन कॉल पे जाएंगे और फिर कॉल पे जाने के बाद हम डेफिनेशन पे जाएंगे। यहाँ तक ये सारे कमेंट्स हैं, लिखा हुआ है कि फंक्शन क्या करेगा। एक्चुअली ये प्रोग्राम है वो है पावर कैलकुलेट करने के लिए। मान लीजिए 2 की पावर 2 करना है तो उसको कैलकुलेट करके उसका आंसर 4 दे दे। पावर कैलकुलेट करानी है जिसमें बेस और एक्सपोनेंट, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। 2 की पावर 3 मान लीजिए अगर है तो 3 है क्या है एक्सपोनेंट और 2 क्या है बेस। तो बेस को पावर के जितना भी टाइम होता है उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर 3 है तो दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 हमें करना है और जो रिजल्ट आएगा वो प्रिंट कराना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपने एक फंक्शन क्रिएट किया और उसमें पहले बेस और एक्सपोनेंट की वैल्यू यूजर से एंटर कराई। बेस की वैल्यू बताइए, यूजर ने इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ 5 एंटर किया है, 5 एंटर किया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, बेस में सेव कर दिया। एक्सपोनेंट की वैल्यू यहाँ पे 4 ली गई है, ये 5 रेज़ टू पावर 4 कैलकुलेट करना चाह रहा है। इसमें एक्सपोनेंट में ये चली गई कैलकुलेट पाओ, ठीक है, कैल सी पाओ इस फंक्शन को डिफाइन किया है और यहाँ पे कॉल किया है। तो बेस और एक्सपोनेंट के साथ एज ए आर्गुमेंट इसने पास किए यहाँ पे 5 और 4 और आंसर में सेव कर दिया, यानी ये आपका आंसर है। आंसर नाम का वेरिएबल हो सकता है, क्वेश्चन नाम का वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे, आपने प्रिंट कराना है जो आया इससे वापस होके, ठीक है, इसमें कुछ आया फिर यहाँ आपने प्रिंट कराया। पहले क्या करा रहे थे हम, पहले में यहीं पे प्रिंट करा दे रहे थे, लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें वापस चाहिए। देखिए जो पहले थे आपने डायरेक्ट कॉल किया था उसमें एक वेरिएबल में सेव नहीं किया था। अब आप जो वैल्यू ये हमें वापस चाहिए है, यहाँ पे वैल्यू आएगी इस वेरिएबल में सेव होगी और फिर ताकि वो यहाँ पे जो है प्रिंट कर सके। यही प्रिंट स्टेटमेंट अगर इसमें अंदर ही होती तो फिर ये वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए क्या हुआ इसमें, इसको कॉल किया, कैल सी पाव को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था, डिफाइन किया हुआ है कैल सी पाव। इसको क्या चाहिए, पैरामीटर 2 चाहिए, एक बेस चाहिए, एक एक्सपोनेंट चाहिए, यानी जो नंबर है वो चाहिए और पावर चाहिए। कितनी पावर है उसकी, 4। ये आ गया रिजल्ट, ये इसकी बॉडी है इसकी डेफिनेट। इसमें रिजल्ट को क्या किया है, पहले ही डिफाइन कर दिया कि रिजल्ट बाय डिफॉल्ट 1 ले लिया। फिर हम किसका यूज करेंगे, फॉर लूप का, फॉर आई इन रेंज। रेंज कहाँ तक होनी चाहिए, 1 से लेके पावर कितनी थी 4, 4 प्लस 1 यानी 1 से लेके 5 तक। 1 से लेके 5 तक है तो कहाँ से चलेगा, 1 के लिए 2 3 और 4 के लिए, 5 के लिए नहीं चलेगा, एक कम के लिए चलता है, इसलिए +1 किया है। तो रिजल्ट में क्या है 1, नंबर में क्या किया है 5, 1 इंटू 5 क्या आ गया 5, रिजल्ट में सेव हो गया। फिर से नेक्स्ट एलिमेंट के लिए जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए क्या करेगा, 5 है रिजल्ट में, इंटू मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई में फिर से नंबर है तो क्या किया, नंबर क्या था, नंबर हमारा 5 था तो 5 को फिर से मल्टीप्लाई किया 5 से, अभी क्या हो गया 5 5 25 हो गया, ठीक है। अभी रिजल्ट में 25 हो गया, 25 यहाँ इस रिजल्ट में आया, इंटू फिर से क्या करना है, इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया, अभी 3 के लिए फिर से 5 किया, नंबर तो 5 ही है ना, नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है। थर्ड टाइम हो गया, मतलब इसको 4 बार हमें उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया रिजल्ट में आपका 125, रिजल्ट में 125 हो गया। अभी हमें एक बार 4th टाइम और करना है, इस 4 के लिए एक बार और मल्टीप्लाई किया तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल 625 आ गया रिजल्ट में। और एक रिटर्न स्टेटमेंट का हमने यूज किया, ये फॉर लूप यहीं तक था, ये इसी की डेफिनेशन में है। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा यहाँ से किसको, रिजल्ट को। अब ये जो रिजल्ट है ये रिटर्न होके आ गया इसके पास और सेव हो गया आंसर में 625। और यहाँ पे क्या किया, बेस कौन सा है 5 रेज टू द पावर, इसकी वजह से एक्सपोनेंट 4, क्या थी पावर 4, इज आंसर क्या आ गया जो यहाँ से रिटर्न किया, दैट इज 625। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा से आप देख सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, पैरामीटर्स। तो अभी तक हमने ये देखा कि पैरामीटर्स जो है वो क्या है, ऑप्शनल, क्या है, ऑप्शनल है। पैरामीटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और जब दो चीजें होती हैं उसमें से दोनों ऑप्शनल होती हैं तब कितने पॉसिबल केस बनते हैं बुलियन में, 2 रेज़ टू पावर 2। दो चीजें हैं वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो पॉसिबल केसेस बनेंगे 4। पॉसिबल केसेस कौन से बनेंगे, 0 0, ठीक है, 0 1 1 0 और 1 1। तो 0 0 में क्या है, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू दोनों ही एब्सेंट है। नो आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू, नो आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू, 1 का मतलब है कि कोई चीज यस है, 0 का मतलब है कोई चीज नो है। फिर आता है विद आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है। फिर आता है बोथ, आर्ग्यूमेंट भी है और रिटर्न वैल्यू भी है। तो बुलियन का यही मतलब है, यहाँ पे आपको लाइन में लिख के बताया गया है, वहाँ पे आपको 0 1 की फॉर्म में ये मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो आपको बड़ी इजीली ये समझ आ गया होगा, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है।
फिर आता है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, वही जो मैंने बताया कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, आपको सिंपली यहाँ से जो है रीड करना स्टार्ट नहीं करना है उसको, ठीक है। इंटरप्रेटर करता है यहाँ से, लेकिन जैसे ही उसको डेफ मिला, डेफिनेशन लिखा हुआ मिला, बाकी की उसकी जितनी भी वो स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे ही उसको कॉल का साइन मिलता है, कॉल, ठीक है, तो क्या करेगा वो, इसको फंक्शन को कंट्रोल यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर जो है वापस आएगा, फिर ये कंटिन्यू होगा। ये मैं आपको हर एक प्रोग्राम के साथ ये पहले ही बता चुका हूँ, इसी को फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कहते हैं। फिर से देखना है तो हम इसमें वही बात लिखी हुई है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है ऑर्डर होता है जिसमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं। पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट करता है इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, वन बाय वन एग्जीक्यूट होती हैं स्टेटमेंट, ठीक है, टॉप टू बॉटम। बट इंटरप्रेटर को जैसे ही डेफिनेशन मिलती है वो इसको नॉट एग्जीक्यूट नहीं करता, कब तक, जब तक वो कॉल ना हो जाए। बाद में इंटरप्रेटर को जब फंक्शन कॉल मिलती है तो वो क्या करता है, डेविएशन होता है। ये डेविएशन था जो मैंने बताया, डेविएशन होता है, ठीक है। वो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी है उस पर नहीं जाएगा, ये कंट्रोल क्या करेगा, जंप करेगा जो फंक्शन को कॉल किया गया है उसकी डेफिनेशन पे। फिर कंट्रोल क्या आएगा, वापस आएगा जिसने जहाँ फंक्शन की कॉल हुई थी वहाँ पे, ताकि इसके आगे की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सके। तो इसीलिए मैंने बताया था, और ये भी बता रहा है कि जब रीड करना है प्रोग्राम को तो शुड नॉट सिंपली रीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंस्टेड आपको फ्लो ऑफ कंट्रोल को देखना चाहिए, एग्जीक्यूशन को देखना चाहिए, जो मैंने हर एक एग्जाम्पल में आपको बताया है। तो आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी प्रोग्राम को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, आप बड़ी आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या ये करना चाह रहा है, ठीक है। और फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो उसको डिफाइन करना उससे पहले जरूरी है, नहीं तो एरर आएगा। फंक्शन को डिफाइन करना है उसको कॉल करने से पहले। प्रोग्राम अंडरस्टैंड करने के लिए हमें लिखना है द लॉ ऑफ एग्जीक्यूशन यूजिंग फंक्शन। लॉ, लॉ नहीं, लॉ कानून, ठीक है, मतलब तरीका, ठीक है। प्रिंट करेंगे यूजिंग फंक्शन, क्या, हेलो पाइथन। ये क्या होगी, सीधी फंक्शन कॉल होगी। पहले कॉल कर लिया फंक्शन को, डिफाइन क्या किया बाद में किया, ठीक है। बाद में क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है, लिख रहा है, प्रिंट कर रहा है, आई लव यू, लव प्रोग्रामिंग। तो एग्जीक्यूशन जब कोड को करेंगे तो अभी जो है पहले क्या कहा था, जहां से कॉल होगी वहां से चलेगा। अब उसको इसके आगे का पता ही नहीं है, उसको इसके आगे का पता नहीं है। डेफिनेशन उसने, उसको इंटरप्रेटर को पहले मिलनी चाहिए, डेफिनेशन देखेगा कि हाँ डेफिनेशन है, बट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको पता नहीं चला कि कोई चीज़ डिफाइन ही नहीं मिली, उसको पता ही नहीं है डिफाइन क्या है, ये फंक्शन क्या है, हेलो पाइथन क्या है, उसको ये यहाँ पे देखिए मिक्स हो गया थोड़ा, ये हेलो पाइथन पहली ही स्टेटमेंट में कॉल कर लिया, उसको कुछ नहीं पता है हेलो पाइथन क्या है, तो ये क्या कर देगा, एरर दे देगा। कहाँ पे, फंक्शन कॉल पे लाइन भी बताएगा और इसमें है हेलो पाइथन इज नॉट डिफाइन। तो इस स्टेटमेंट को हमें इसके ऊपर करना पड़ेगा, तब इसको पता चलेगा कि फंक्शन नॉट डिफाइंड, जबकि फंक्शन हमने क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। फंक्शन जब एनकाउंटर होगा तो ये क्या करेगा, जंप करेगा डेफिनेशन पे। और इस ऊपर के प्रोग्राम में ये क्या है, कॉल पहले हो गया है, प्रीसीड हो गया है फंक्शन की डेफिनेशन से। तो इंटरप्रेटर को वो क्या है, डेफिनेशन नहीं मिली और उसने एरर दे दिया। ये इसीलिए क्या होना चाहिए, डेफिनेशन जो है वो कॉल से प्रीसीडेड होनी चाहिए, मतलब पहले आनी चाहिए, ताकि इंटरप्रेटर को पता चल सके। सिंपल सी इतनी सी बात है। ये देखिए फिर से वही करके दिखाया हुआ है, बार बार एक चीज को रिपीट नहीं करेंगे। फंक्शन को आपने पहले क्या करना है, डिफाइन करना है, बाद में उसको कॉल करना है, सिंपल सा यही है। ये ट्रैफिक लाइट के लिए फंक्शन है, ये जो है पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए है। जल्दी जल्दी एक बार बता दें क्या किया, डिफाइन किया, कैलकुलेट एरिया पेरीमीटर, दो आर्ग्यूमेंट, लेंथ ब्रेथ दोनों आ गई, एरिया कैलकुलेट हो गया और पेरीमीटर आ गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। और एक टपल ले लिया हमने रिटर्न करने के लिए, इसमें दो वैल्यू है, अगर दो वैल्यू रिटर्न करती है, एरिया भी करना है और पेरीमीटर भी रिटर्न करना है, तो हम एक टपल में रिटर्न करेंगे। और टपल को कैसे लिखते हैं, इन जो है ना राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। लेंथ इनपुट कराया, फ्लोट में ब्रेथ कराया, फिर क्या किया, एरिया और पेरीमीटर दो वेरिएबल में क्या आया, सेव हुए, कैलकुलेट एरिया पेरीमीटर किया एल और बी के साथ, इस एल और बी को डेफिनेशन में पास किया, वापस वैल्यू रिटर्न की, वापस वैल्यू रिटर्न की तो कोरस्पोंडिंग वैल्यू एरिया की इधर आ गई, पेरीमीटर की इधर आ गई, ठीक है। यहाँ से क्या कहा गया था, यहाँ पे गया था, ये वाला भी यहाँ पे गया था। ये डायरेक्शन देखिए, फ्लो ऑफ कंट्रोल यही है। फिर एरिया और पेरीमीटर के अंदर आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको, ये एरिया प्रिंट हो गया, ये पेरीमीटर आपका प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट जो आपका प्रोग्राम है वो है ट्रैफिक सिग्नल को सिमुलेट करने का। रेड, येलो और ग्रीन लाइट जो है शो करनी है, और इनका मीनिंग तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी में अकॉर्डिंगली ये कॉल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, इफ एल्स स्टेटमेंट है इसके अंदर, फंक्शन यहाँ पे एंड हो गया है, क्या किया है, फिर से डिफाइन किया है लाइट को, ठीक है। और फिर से ये फंक्शन एंड है, शुरू होगा कहाँ से, ट्रैफिक लाइट से। ट्रैफिक लाइट कॉल किया, ट्रैफिक लाइट फंक्शन कौन सा है, ये तो है लाइट,
ट्रैफिक लाइट, जैसे ही ट्रैफिक लाइट किया फंक्शन की कंट्रोल जाएगा यहाँ पे ट्रैफिक लाइट के ऊपर, कोई भी वैल्यू पास नहीं की है। अब जब कॉल किया है तो यहाँ पे वैल्यू लेनी है, एंटर द कलर ऑफ द ट्रैफिक लाइट। आपने कलर देखा, उसमें से सिग्नल में सेव किया उसको, जो भी आपने रेड देखा, ब्लू देखा, ग्रीन देखा। फिर इसने क्या किया, सिग्नल अगर किस में से नहीं है, सिग्नल नोट इन रेड। देखिए ये क्या है, नोट इन, इन और नोट इन। इनमें चेक करते हैं कि इसमें है कि नहीं है, नोट इन में चेक करते हैं इसमें नहीं होगा तब, नहीं होगा तब क्या होगा, मान लीजिए आपने लिख दिया आर लिख दिया, ठीक है, या आर ई डी स्मॉल में लिख दिया, ऐसे लिख दिया, या आर ई डी ऐसे लिख दिया, तो क्या होगा, ये इसको डिटेक्ट नहीं करेगा और क्या करेगा, वैलिड ट्रैफिक लाइट कलर एंटर करें। तो आपको क्या करना है, कैपिटल में ही एंटर करना है, रेड येलो और ग्रीन। तो एल्स, एल्स में जाएगा, एल्स में क्या करेगा, वैल्यू, वैल्यू लाइट की कौन सी आएगी। फिर इसने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल किया है, अब लाइट फंक्शन को कॉल किया और सिग्नल के साथ कॉल किया। सिग्नल में आपने वैल्यू दे दी, मान लीजिए रेड दे दी, ठीक है, रेड दे दी आपने वैल्यू। इस रेड वैल्यू के साथ इसने लाइट फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन की कॉल कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, कंट्रोल यहाँ पे आ गया। कलर आपने पास किया था रेड, इफ कलर इक्विवेलेंट टू रेड तो क्या रिटर्न कर दे, 0। इफ कलर इक्विवेलेंट टू येलो, एलिफ यूज किया ना, इफ एलिफ एल्स, तीन चीजें चेक करनी है, तो इफ एलिफ और एल्स, ठीक है, तो 1 रिटर्न कर दिया। अगर इसको डिफाइन भी कर सकते हैं फिर एलिफ में, नहीं तो एल्स, ये तीसरा क्या है, ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, तो ये रिटर्न करेगा, यहाँ से 0 रिटर्न करेगा, यहाँ से सीधा कंट्रोल, यहाँ से 0 रिटर्न करते ही कंट्रोल फिर से आ जाएगा और वैल्यू में क्या आ गई, 0। कंट्रोल यहाँ क्या देख रहे हैं, फ्लो कंट्रोल कैसे चल रहा है। इफ वैल्यू इक्विवेलेंट टू 0, अब यहाँ चेक कर लेगा तो क्या करेगा, प्रिंट मैसेज आएगा, स्टॉप योर लाइफ इज प्रीसियस, ये मैसेज प्रिंट करेगा। एलिफ वैल्यू 0 आएगी तो प्लीज गो स्लो, एल्स। तो ये चीज़ इसमें क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें कर चुके हैं, क्योंकि इन तीनों के अलावा कुछ आएगा ही नहीं, या तो रेड आएगा या येलो आएगा, और ये नहीं आएंगे तो ग्रीन आएगा, और अगर इन तीनों में से कुछ नहीं आया तो फिर ये एल्स में जाएगा ही नहीं, ये इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये है कॉल के, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन की कॉल हम ऐसे कर सकते हैं, बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो येलो, येलो वाले पास किया इधर तो क्या हुआ, प्लीज गो स्लो। लास्ट में क्या किया, एक प्रिंट किया मैसेज, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये ऐसे ही होता है। फिर वेरिएबल्स का स्कोप आता है, तो अभी जैसे ये फंक्शंस थे, ठीक है, और कुछ कोड जो है ये बाहर है फंक्शन के और कुछ जो है अंदर है, तो अंदर जो भी वेरिएबल आप जो लिखेंगे उसका स्कोप अंदर तक ही होगा जब तक आप उसको पास ना करें ना रिटर्न ना करें, और जो बाहर डिफाइन किए हुए हैं उनका स्कोप जो है वो ग्लोबल होगा। यहाँ ये जो इसमें अगर पिछले फंक्शंस में जैसे कुछ भी हमने यहाँ डिफाइन कर देते हम कि ट्रैफिक लाइट शुरू में कर देते, ट्रैफिक लाइट इक्वल टू 0, फंक्शन के बाहर कर देते, फिर हम कॉल करते ट्रैफिक लाइट, या कुछ भी एक इसमें डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाती, ग्लोबल वैल्यू हो जाती। फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू डिफाइन की है वो लोकल वेरिएबल हो जाते हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे, दो तरह के स्कोप है वेरिएबल के, लोकल और ग्लोबल। इनसाइड ए वेरिएबल डिफाइन इनसाइड ए फंक्शन कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड, जैसा मैंने बताया। एवरी जो वेरिएबल होता है वो वेल डिफाइंड एक्सेसिबिलिटी होती है उसकी पहले से ही, जहाँ पे वो प्रोग्राम में एक्सेसिबल होता है वो वेरिएबल, उसको क्या बोलते हैं, स्कोप बोलते हैं उस वेरिएबल का, मतलब कि उसका स्कोप कहाँ तक है। जैसे एक एमएलए होता है, अगर आपने सुना हो एमएलए, एमएलए का कहाँ तक होता है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2-4 डिस्ट्रिक्ट होती हैं स्टेट के अंदर, वहीं तक होता है उसका रोल। फिर दूसरा एमपी होता है, दूसरा एमएलए होता है, तीसरा एमएलए होता है, और अब इन सभी एमएलए के ऊपर एक एमपी होता है, या थाने में भी देख सकते हैं एक एसएचओ होता है, उसके अंदर बीट्स होती हैं, बीट्स के अंदर बीट में कांस्टेबल होते हैं, फिर एक एसएचओ एक थाने का प्रभारी होता है, उसका स्कोप वहीं तक है, ठीक है। अगर इसके थाने के बाहर कुछ होता है तो इस एसएचओ का यहाँ पे पावर नहीं है, यहाँ पे दूसरा एसएचओ है जिसकी पावर है, ठीक है। और इन सब के ऊपर एक एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसकी पावर इन सब के ऊपर है, ठीक है। तो ये यहाँ हो गया ग्लोबल वेरिएबल, ये हो गए लोकल वेरिएबल। स्कोप देखना है, इसकी स्कोप कहाँ तक चलता है वो, ठीक है। वो चीज़ एक, जैसे किसी सिनेमा हॉल में गए, आपने वहाँ उसकी टिकट ले ली, ठीक है, उसकी टिकट ली तो आपकी टिकट वहीं तक चलेगी, ठीक है, वो वहीं तक चलेगी, उसके आगे आपकी टिकट नहीं चलेगी। तो ये क्या हो गया, वो टिकट होगी लोकल। और एक ऐसा पास हो जो सब जगह चलता हो, जैसे आप टोल पे जाते हैं तो वहाँ पे जो लिखे होते हैं कि किन किन को जो है एग्जेम्प्टेड है, तो वो क्या हो गए, ग्लोबल हो गए, वो कहीं पे भी जाए उनको वो टोल एग्जेम्प्ट होगा। ये कुछ एग्जाम्पल है, इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं लोकल और ग्लोबल क्या होता है, ठीक है। जैसे पासपोर्ट है आपका, एक अच्छा एग्जाम्पल पासपोर्ट है, वो क्या है, एक ग्लोबल आईडी है, ठीक है। और एक आपका यहीं पे कोई लोकल आईडी बनी हुई है, वो क्या है, एक लोकल वेरिएबल है। आधार है, मान लीजिए आधार दूसरे देश में नहीं चलेगा, वो सिर्फ अपनी कंट्री के लिए है, तो वो लोकल वेरिएबल हो गया। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो ग्लोबल भी है, ठीक है। जिसका ग्लोबल स्कोप होगा उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, और जिसका लोकल स्कोप होगा वो क्या होगा, लोकल वेरिएबल। पाइथन में क्या होता है, एक वेरिएबल जो होता है किसी फंक्शन के बाहर डिफाइन होता है, या किसी ब्लॉक ऑफ कोड, जो ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर डिफाइन है, तो वो है ग्लोबल वेरिएबल, और वो किसी भी फंक्शन के अंदर उसको एक्सेस किया जा सकता है। कोई भी चेंज जो है ग्लोबल वेरिएबल में किया जाएगा तो वो हर जगह वो इम्पैक्ट होगा उसका, हर जगह वो चेंज होगा।
जहाँ पे उस वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है। मान लीजिए कोई वेरिएबल आपने डिफाइन कर दीजिए, ये काउंट डिफाइन कर दिया आपने, काउंट इक्वल टू 0 शुरू में ही डिफाइन कर दिया। फिर आपने 1 फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन की डेफिनेशन दी, तो उसमें जहाँ भी इसको काउंट को यूज़ करेंगे वो काउंट हर जगह होगा। जैसे आप लॉगिन करते हैं फेसबुक पे, एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो उसके जितने भी पेजेस हैं वो सभी आपको जानते हैं, तो आपकी यूज़र आईडी सब में एक्सेसिबल है। तो वो जो लॉगिन आईडी है, वो आपकी जो यूज़र नेम है, वो क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है उन सभी उसके लिए, पेजेस के लिए। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन से मिलकर वो पेजेस बना हुआ है, लेकिन लाइक वाले फंक्शन को भी पता है। और जब आप लॉगिन नहीं करते हैं और कहीं उस पर लाइक प्रेस करते हैं तो क्या बोलता है, लॉगिन करिए, क्योंकि आपका ग्लोबल वेरिएबल उसको नहीं मिला, वो आपको जानता नहीं है, तो आप उस पर लाइक या कमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर लोकल वेरिएबल है, एक विद इन एक फंक्शन के अंदर अगर डिफाइन है तो वो लोकल है, उसी फंक्शन के अंदर या उसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर उसको क्या है, वो एग्जिस्ट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाहर अगर करेंगे तो वो क्या दे देगा, एरर दे देगा। आपकी फेसबुक की आईडी जो है वो जीमेल पे नहीं चलेगी। ठीक है, जीमेल की आईडी से अब आप जो है फेसबुक पे भी अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन पहले आप बनाएंगे वो जीमेल की आईडी को लेके, क्योंकि वो यूनिक है, उससे आपका फेसबुक अकाउंट क्रिएट करेगा, फिर ये भी आपको जानने लग जाएगा। तो ऐसे ही है, आप इसका स्कोप समझ सकते हैं। अभी एक प्रोग्राम लिखेंगे हम, एक प्रोग्राम में क्या है, एक्सेस करना है एनी वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन पे। अगर एक्सेस करना है आउटसाइड द फंक्शन तो वो क्या होना चाहिए, ग्लोबल होना चाहिए। उसको ग्लोबल वेरिएबल आपको अगर यूज़ करना है पूरे किसी फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को, तो आपको उसको ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा। और ग्लोबली डिफाइन करने के लिए कोई उसके अंदर कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसको किसी भी फंक्शन की बॉडी से बाहर डिफाइन कर दीजिए शुरू में ही, तो वो पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होगा फंक्शन, किसी भी फंक्शन के अंदर। तो आपने यहाँ डिफाइन किया फंक्शन को, माई फंक्शन 1 डिफाइन किया, इसके अंदर अभी एक वाई वेरिएबल डिफाइन किया। वाई वेरिएबल क्या है, जो ये नम है, देखिए यहाँ एक्सेस किया इसको, तो ये एक्सेसिबल है क्योंकि ये भी इसको जानता है, ये इसका सब पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, एक बिगर पार्ट है, ये उसका फंक्शन उसका एक सब पार्ट है। तो कोई बिगर पार्ट में कोई चीज़ है तो सब पार्ट उसको जानता है, लेकिन सब पार्ट के अंदर है तो बिगर पार्ट में वो उसको नहीं जानता, ये प्राइवेसी है इसकी। ठीक है, तो क्योंकि उसका स्कोप वहीं तक है। फिर आपने एक ये वाई डिफाइन कर दिया, अब ये वाई इसी फंक्शन के अंदर है जिसकी डेफिनेशन यहाँ तक है। वाई ये फंक्शन ही इसको जानता है, इसके बाहर नहीं जानते। एक्सेसिंग नम जो कि क्या है, ग्लोबल है इन फंक्शन 1 वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ तक क्या थी, एक स्ट्रिंग थी, ये कुछ भी आप प्रिंट करा सकते हैं। तो ये नम आपने प्रिंट कराया, वो नम प्रिंट कर देगा बिल्कुल। ये कहाँ पे प्रिंट किया, ये देखिए 5 प्रिंट हो गया इसमें, क्योंकि ये भी इसको जानता है, इसका स्कोप ग्लोबल है। इसको वाई को एक्सेस करेंगे, वाई भी एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर ही डिफाइन है, लोकली इसके अंदर ये डिफाइन है। तो ये लोकली डिफाइन है, वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, इसकी 10 होगी, 5 + 5 10। फिर ठीक है, फिर आपने ये फंक्शन कॉल पूरा हो गया, फिर आप यहाँ पे आउटसाइड द फंक्शन क्या कॉल किया, नम। नम फिर से यहाँ पे भी एक्सेसिबल है क्योंकि ये क्या है, ग्लोबल है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ y को जब प्रिंट करने लगेंगे तो क्या दे देगा, ये एरर दे देगा, क्योंकि ये जो इस फंक्शन के अंदर जो डिफाइन था y, इस फंक्शन के अंदर जो y डिफाइन हुआ है वो बाहर एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, बस यही हमें जानना है। और इसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन हमने किया तो वो मॉडिफिकेशन परमानेंट होगा और अफेक्ट करेगा। अभी 5 की जगह हमने 10 कर दिया, तो ये यहाँ पे भी 10 ही लेगा और +5 करेगा, तो ये 15 होगा। जो पहले ऐड करने पे 10 हो रहा था, तो अब यहाँ पे इसकी जगह 15 प्रिंट होगा, ये 10 प्रिंट होगा और यहाँ भी 10 प्रिंट होगा, तो पूरे में अफेक्ट करता है वो। अगर हम सेम नेम से क्या करें, सेम नेम से एक क्या डिफाइन कर दें, जैसे ग्लोबल वेरिएबल का नाम है उसी नाम से, जैसे नम था, ठीक है, और नम में ही हमने 5 ऐड करके लोकल में भी उसका नाम नम लिख दिया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो लोकल ही कंसीडर किया जाएगा। फिर भी ये वाला जो नम है इसके अंदर देखेंगे तो ये वाले नम की ये वैल्यू आएगी, जब लेकिन ग्लोबली देखेंगे तो वही वैल्यू आएगी जो पहले, मान लीजिए इसमें 10 था और इसमें 10 + 5 किया तो इसमें 15 आ गया। तो इस नम को जब इसके अंदर करेंगे तो ये 15 प्रिंट करेगा, लेकिन इस फंक्शन के जब बाहर प्रिंट करेंगे तो नम क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। तो ये इसके बाद जहां भी ये इस फंक्शन के अंदर यूज होगा ये नम, तो ये क्या होगा, इस 10 की वैल्यू को नहीं लेगा, इस 15 वैल्यू को लेगा, क्योंकि ये उसको ओवरराइड कर देता है और लोकल वाली वैल्यू ही यूज करता है। ठीक है, पहले लोकल यूज करेगा, लोकल में वो चीज़ नहीं है तो वो ग्लोबल में देखेगा, ग्लोबल में भी नहीं है तो एरर दे देगा। ठीक है, तो किसी फंक्शन के अंदर, अभी तो हमने बाहर क्या किया था, बाहर डिफाइन किया था तो सीधा सीधा डिफाइन कर दिया। ठीक है, लेकिन किसी फंक्शन के अंदर अगर हम उसको डिफाइन करेंगे, किसी जैसे ये नम करना था, num1 करना है इक्वल टू num +5 करके, तो ये जो नम अगर इसको हमें ग्लोबल बनाना है कि यहाँ पे भी जो डिफाइन किया है तो उसके साथ ग्लोबल कीवर्ड जो है यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कीवर्ड ग्लोबल का, उसको उसके स्कोप को पूरे प्रोग्राम में एक्सेस कराने के लिए। तो ये हो गया एक्सेस एनी वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, क्या कराना पड़ेगा, उसको ग्लोबल डिफाइन करना पड़ेगा। ये डेफिनेशन है, ये नम था, ये तो ऑलरेडी ग्लोबल है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये फंक्शन यहाँ से शुरू हो गया, इसको कॉल किया ग्लोबल, अब इसके अंदर एक ग्लोबल नम डिफाइन किया। ठीक है, ये वेरिएबल के अंदर अब ग्लोबल लिख दिया, तो अब ये बाहर भी एक्सेसिबल है। अब ये क्या करेगा,
इसमें अगर एक्सेस करेंगे नम को तो क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा क्या, ये पहले वाली वैल्यू ही प्रिंट करेगा। देखिए एक्सेसिंग नम, ये वाला एक्सेसिंग नम, ये नम आपने किया तो इस नम को क्या किया, एक्सेस कर लिया, जो ऊपर डिफाइन किया था 5 आ गया, ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। और इसके अंदर फिर क्या किया, नम को ये वाला नम डिफाइन किया है, नम रीअसाइन, तो ये क्या है, इसका इसका स्कोप अब ग्लोबल भी हो गया है। और ये फिर से इसके अंदर किया तो क्या हो गया, ये 10 प्रिंट करेगा। अभी नम को आउटसाइड बाहर एक्सेस जब करेंगे तो ये क्या करेगा, उस अंदर वाली को वैल्यू को लेगा इसके बाद से, क्योंकि ये डिफाइन हो चुका है, ये फिर से डिफाइन हो गया। वैसे तो ये एम्बिग्यूटी है, हम ऐसा करते नहीं हैं, ठीक है, एक ही नाम से ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं जरूरत भी पड़ जाती है तो हम ऐसे कर सकते हैं, ग्लोबल डिफाइन करके उसको। अभी इससे पहले ये जो फंक्शन की डेफिनेशन थी और ये जो कॉल थी, ठीक है, इससे पहले अगर हम इस नम को यहाँ प्रिंट कराते, इस नम को क्या करते हम यहाँ प्रिंट कराते, इससे पहले डेफिनेशन से पहले, तो ये क्या करता, 5 ही प्रिंट करता, ठीक है। अब इसकी कॉल के अंदर भी जो है हम इसको जब कर रहे हैं तो ये 5 ही प्रिंट कर रहा है। लेकिन जब एक बार ये डिफाइन हो गया, ग्लोबली डिफाइन हो गया और उसको एक वैल्यू हमने दे दी, अभी यहाँ तक वैल्यू नहीं दी थी तो क्या लिया उसने, 5 ही लिया। लेकिन जैसे ही उसको एक वैल्यू दे दी तो अब जो है वो क्या है, इस वैल्यू को लेने लग गया, इसके बाद से वही वाली वैल्यू चलेगी, ठीक है, उसने उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, यही वो फीचर है जिसकी वजह से पाइथन इतनी जो है पॉपुलर है, इतनी एक्सटेंसिव है, इतनी फेमस होती जा रही है, क्योंकि इसमें लाइब्रेरी सपोर्ट बहुत अच्छा है। और लाइब्रेरी जो है इसकी जो प्रोग्रामर का जो टाइम है वो बहुत जो है वो सेव होता है। बेसिक जो फंक्शंस है इसमें पहले से ही बने हुए हैं, हम इसको उनको यूज़ कर सकते हैं उन लाइब्रेरीज़ के अंदर। तो क्या होता है, फंक्शंस होते हैं और कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं पाइथन की, ठीक है। एक्सटेंसिव है, वेरी एक्सटेंसिव, मतलब काफ़ी सारे हैं, हर चीज़ के लिए आपको लाइब्रेरी इसमें मिल जाएंगी। धीरे धीरे अगले चैप्टर्स में हम उनको पढ़ेंगे। इस लाइब्रेरी में क्या होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और बिल्ट इन मॉड्यूल होते हैं, पहले से ही जो डिफाइन है। बिल्ट इन का मतलब है जिनकी डेफिनेशन पहले से ही लिखी हुई है, आपको उसको क्या करना है, कॉल करना है, पहले इंपोर्ट करना है, फिर उसको कॉल करना है, ठीक है। आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, अभी तक हमने किए भी हैं, जैसे रेंज फंक्शन किया है, प्रिंट फंक्शन किया है, ठीक है, इनपुट फंक्शन किया है। तो ये सारे हम जो है, फिर यूज़र डिफाइन तो हमें पता ही, जो हम खुद से फंक्शन डिफाइन करते हैं हम वो पिछले उसमें पढ़ चुके हैं। इसमें हम देखेंगे फंक्शन जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में आते हैं और बिल्ट इन होते हैं और मॉड्यूल क्या होते हैं। ये मोस्टली कॉमनली यूज होते हैं और प्रोग्रामर का टाइम जो है सेव करते हैं। बिल्ट इन फंक्शन जो रेडीमेड है, पहले से ही बने हुए हैं, रेडीमेड फंक्शन है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं, इसलिए इनको बार बार जो है उसको टाइम सेविंग के लिए और कोड रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ जो है पहले से ही किया। जैसे इनपुट फंक्शन है, इनपुट में एंटर ए नंबर लिया, जो कि क्या ले रहा है, आर्ग्यूमेंट लेगा इसमें, और इंटीजर एक फंक्शन है कन्वर्ट करने के लिए, इंटीजर फंक्शन, उसके अंदर जो है ये इनपुट फंक्शन, और ये एक वेरिएबल में सेव हो रहा है और इस वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके फिर बी में सेव हो रहा है और ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर का भी एक जो है मैथ मॉड्यूल जो है उसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है। तो ये जो इनपुट हो गया, इंट हो गया, प्रिंट हो गया, ये सब क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। इनमें क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले से ही दिया हुआ है, जो एग्जीक्यूट करना है ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। पाइथन इंटरप्रेटर को पहले से ये चीज़ें पता है कि इंट अगर लिखते हैं तो उसको क्या करना है। इंट ये जो फंक्शन क्या होते हैं, कॉल होते हैं, प्रिंट फंक्शन जो है कॉल होता है, तो क्या करना है उसको पहले से ही डिफाइन है। इनपुट किया है तो इसमें ये क्या है, नेम को लेगा एज ए इनपुट, नेम ऑफ द फंक्शन क्या यूज़ किया हमने यहाँ पे, इनपुट फंक्शन यूज़ किया है। एक्सेप्ट आर्गुमेंट कर रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, एक नेम जो है ये आर्गुमेंट के तौर पे इसको चाहिए है। पैरेंथेसिस का इंडिकेशन यही होता है कि आर्गुमेंट इसमें चाहिए है। क्या आएगी इसमें, स्ट्रिंग आएगी, स्ट्रिंग इसके अंदर आएगी और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा वैल्यू। हमने क्योंकि रिटर्न करेगा तभी हम एक वेरिएबल के अंदर उसको सेव कर पाएंगे। एफ नेम में तो क्या किया, एक नेम लिया, एफ नेम, एंटर योर नेम, नेम इसने इनपुट लिया, एक्सेप्ट किया एज एन आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट में इसने लेके इसको एफ नेम जो वेरिएबल था उसको रिटर्न कर दिया और वो सेव हो गया, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें लगाया हुआ है। इसका मतलब फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इनपुट फंक्शन एक्सेप्ट वैल्यू करेगा और रिटर्न भी एक वैल्यू करेगा। मतलब जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई होगी उसमें जो है, इनपुट फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें डिफाइन किया होगा कि ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट और भी होंगे, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, इसमें रिटर्न भी करेगा वापस, ठीक है, उस वैल्यू को वापस रिटर्न भी करेगा, ताकि कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जा सके और वो यहाँ पे आके सेव हो सके। नहीं तो कंट्रोल वहीं रह जाएगा, रिटर्न नहीं करेगा तो, ठीक है। हमें इसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करना और कंट्रोल को वापस प्रोग्राम में भी लेके आना है। बिल्ट इन फंक्शन ऐसे ही इंट और प्रिंट है, इसमें भी जो है एक वैल्यू जो है वो पास करनी है आर्ग्यूमेंट, और वापस जो है वो रिटर्न भी करेगा दोनों में। प्रिंट जो है रिटर्न नहीं करता है। फिर आते हैं बिल्ट इन फंक्शन।
बिल्ट इन फंक्शन में क्या आते हैं, बहुत सारे तरह के इसके कुछ टाइप्स डिफाइन किए, जैसे इनपुट आउटपुट फंक्शन, इनपुट के लिए इनपुट, प्रिंट आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन। फिर डाटा टाइप कन्वर्जन के बूल में कन्वर्ट करना है तो बूल, कैर में करना है तो कैर क्या देता है, एक कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर देगा, उसकी जो यूनिकोड वैल्यू है या जो है आस्काई वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग वो कैरेक्टर देगा। जैसे 65 अगर आपने दिया तो वो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर ये जो है रिटर्न कर देगा। डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट वैल्यू में, इंट वैल्यू में, एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है। और ये ORD जो है वो क्या करेगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग जो लेटर आप इसमें देंगे, जो स्ट्रिंग देंगे उसके बदले जो उसका आस्काई वैल्यू या यूनिकोड वैल्यू देगा। ये सेट में कन्वर्ट करने के लिए, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, ये टपल, जैसे जैसे आपने इंट किया तो इंट में कन्वर्ट हो गया, तो इसी तरह टपल करेंगे तो टपल में, स्ट्रिंग करेंगे तो स्ट्रिंग में, सेट करेंगे तो सेट में। ये क्या है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के लिए इनको यूज किया जाता है। फिर कुछ है मैथमेटिकल फंक्शंस है जो पहले से डिफाइन है, बहुत सारे होते हैं, ये कुछ एक जो मेन दिए हुए हैं, एब्सोल्यूट, डिव मोड, मैक्स, मिन, पाव, सम, ठीक है। फिर क्या आता है, एक इंपोर्ट फंक्शन है जो अभी हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये लेंथ बताता है, रेंज आप जो है फॉर लूप के लिए यूज कर चुके हैं काफी बार। टाइप जो है बताता है कि किस टाइप का ये डाटा है, जैसे कोई भी इनपुट कराएंगे उसकी टाइप चेक करेंगे तो वो स्ट्रिंग टाइप आएगी, फिर इंट में कन्वर्ट करते हैं, टाइप चेक करेंगे तो इंट आएगी। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है, इनको हम यूज करते हैं। तो ये कॉमनली यूज्ड बिल्ट इन फंक्शन जो ये मैथ मॉड्यूल के ये जो थे, इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। अब ABS क्या करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा, जैसे कि नेगेटिव वैल्यू दी तो भी वो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा और क्या आर्गुमेंट लेगा, तो ये एक इंटीजर या फ्लोट आर्गुमेंट में लेगा और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे ये माइनस था, इसको प्लस पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर दी। डिव मोड में क्या होता है कि दो इंटीजर या फ्लोट वैल्यू छोड़ दिया, या फ्लोट वैल्यू भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा, दो चीजें करेगा, दो चीजों को रिटर्न करना है तो टपल में करता है। जब ये ब्रैकेट ये वाले लगे होते हैं तो वो टपल होती है। पहला एलिमेंट इसका होगा क्वोशेंट, दूसरा होगा रिमाइंडर, यानी ये x जो लिखा हुआ है इसको y से डिवाइड करके उसका क्वोशेंट भी देगा और रिमाइंडर भी देगा। ये हमने जो पहले जो प्रोग्राम किया था मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, वहाँ पे हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो हमें उतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट इससे हमें दोनों आंसर एक ही बार में मिल जाएंगे, अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिव मोड में क्या किया, 7 को 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, तो ये क्वोशेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। इसी तरह डिव मोड 7.5 को 2 से करते हैं तो अभी ये देखिए फ्लोट वैल्यू दिया है तो रिटर्न भी क्या करता है, ये फ्लोट वैल्यू ही करेगा। 7.5 को डिवाइड किया तो 3.0 इसका क्वोशेंट, एंड बाकी क्या बच गया, 2 3 जा 6 और 1.5 जो है रिमाइंडर। इसी तरह अगर 7 से -7 को करेंगे, -7 को माइनस के केस में जो है ना 8 दिखता है ऐसे कि बड़ा है, लेकिन -8 जो है छोटा होता है। -1 -2 -3 एंड सो ऑन, जितना बड़ा नंबर माइनस में होगा उतनी ही वैल्यू छोटी होती है। तो इसमें डिवाइड करते हुए 2 3 जा 6 नहीं लेते हैं, 2 4 जा 8 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उससे छोटा है, 6 7 से बड़ा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये होता है डिव मोड, डिवीजन करने के बाद क्वोशेंट और रिमाइंडर रिटर्न करता है। फिर एक सीक्वेंस में से हमें मैक्सिमम और या तो कोई सीक्वेंस हम पास कर सकते हैं उसका नाम, या हम जो है सारे जो है वो कितने भी जो नंबर्स हैं वो हम उसके आर्गुमेंट के तौर पे पास कर सकते हैं। इंटीजर भी हो सकते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट भी एज ए आर्गुमेंट हम इसके अंदर दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें लार्जेस्ट नंबर बताएगा। जैसे ये लिस्ट पास कर दी, इस लिस्ट को हम एक अलग जो है वेरिएबल में, जैसे L1 था, L1 में सेव कर लिया इसको 1 2 3 4, ठीक है, और फिर इसके अंदर मैक्स के अंदर L1 को पास कर दिया तो तब भी ये सेम काम करेगा। और इसमें मैक्सिमम जो नंबर है वो क्या है, 4 है, तो ये क्या कर देगा, 4 रिटर्न कर देगा। अब सिंसियरिटी क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कौन सा सबसे बड़ा है, तो वो आस्काई वैल्यू के बेस पे निकलता है। आस्काई वैल्यू y की सबसे जो है बड़ी होगी स्मॉल y की, तो ये क्या हो जाएगा, y रिटर्न करेगा। इसी तरह मिनिमम है, मिनिमम में मिनिमम नंबर रिटर्न करेगा और जिसकी लोवेस्ट आस्काई वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा। यहाँ पे कैपिटल लेटर है S, तो S कैपिटल लेटर्स की स्मॉल लेटर से आस्काई वैल्यू पहले होती है, क्योंकि A का 65 से शुरू होता है। फिर आता है पावर। पावर में क्या होगा कि इसमें 3 जो है वो आपके इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एज ए आर्गुमेंट देगा। ये क्या है, आर्गुमेंट है, और ये है रिटर्न वैल्यू। तो इसमें क्या करेगा, x रेज टू पावर y करेगा और फिर इसको z से इसका मॉड्यूलस कर देगा, ठीक है। कैसे, पावर का देखिए 5:2, सिंपल, इसमें ये थर्ड आर्गुमेंट नहीं दिया है इसके अंदर, मतलब सिंपल इसमें सिर्फ पावर करना है, 5 रेज टू पावर 2 करना है, 5 5 जा 25, ठीक है, और ये फ्लोट वैल्यू में रिटर्न कर रहा है, ठीक है, 25.0। फिर क्या करेंगे, पावर अगर देखिए 5.3 की पावर 5.5 की पावर 2.3, अब हम कैलकुलेट करने लगे तो ये कैलकुलेट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन इसने तुरंत जो है कैलकुलेट कर 39.2 आ जाएगा। फिर ये देखिए x y z तीनों आर्गुमेंट दिए हैं, x y z का, तो अभी मतलब 5 की पावर 2 भी करना है और ये जो आएगा इसको मॉड्यूलस भी करना है 4 से, तो 5 5 जा 25 और मॉड्यूलस 4 करेंगे तो क्या आएगा, 4 6 जा 24 और रिमाइंडर कितना बच गया, 1। मॉड्यूलस से क्या आता है, रिमाइंडर आता है। सम करना है किसी सीरीज का तो तुरंत सम, एक फॉर लूप लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा इसको सम के अंदर कोई भी लिस्ट है, सम उस लिस्ट में पास कर दिया। लिस्ट है जिसमें 2 4 7 3 4 एलिमेंट है, और फिर अगर एक एलिमेंट इसमें इस लिस्ट के अलावा भी अगर एक एलिमेंट और देना चाहे तो और भी दे सकते हैं। इस पहले लिस्ट का टोटल करेगा, लिस्ट का टोटल करने के बाद उसमें 3 ऐड कर लेगा। लिस्ट का क्या आया था 16, और 16 + 3 क्या आ जाएगा
9 आ जाएगा। ये सम सीधा सीधा ऐसे भी पास कर सकते हैं, लिखने का कोई भी तरीका आप तीनों में से फॉलो कर सकते हैं। लेंथ जो है बताने के लिए जो कि कितने जो है उसके अंदर एक जो आइटरेबल होते हैं, यानी कि एक लिस्ट होती है, एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है, एक टपल होगी, उसकी हमें अगर लेंथ निकालनी है, ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे, LEN, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। कौन सी स्ट्रिंग की? पेशेंस। पेशेंस की लेंथ कितनी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेंथ है, ये रिटर्न कर दिया इसने। लेंथ इसकी, इसमें कितने एलिमेंट, 1 2 3, तो इसकी कितनी है, 1 2 लेंथ, ठीक है, तो इसका आ गया। नेक्स्ट ये इसका लेंथ किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, लेंथ एक डिक्शनरी की, 1 2 3 4, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर में आते हैं, ये की है, ये वैल्यू है, 1 इज की एंड अनुज इज वैल्यू, तो की वैल्यू पेयर मिला के एक आइटम बनता है, तो इसमें टोटल ऐसे 4 आइटम है। फिर ये फंक्शंस हो गए, बिल्ट इन फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो कि अब जब लाइब्रेरीज को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे ठीक है पांडास लाइब्रेरी है, उसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इनको देखेंगे क्या क्या फंक्शंस होते हैं। और किसी इसमें लाइब्रेरी के अंदर जो है, अगर आपको उसमें चाहिए तो एक हेल्प लिख के आप लिख सकते हैं, लाइब्रेरी का नाम, वो पूरा उसका दिखा देगा कि क्या क्या उसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर है। किसी पर्टिकुलर फंक्शन की डेफिनेशन देखनी है तो उस फंक्शन का नाम हेल्प में लिख सकते हैं, उसकी पूरी डेफिनेशन शो कर देगा। फिर आते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होते हैं, एक तो हो गए फंक्शंस, ठीक है, मॉड्यूल होता है बंडल ऑफ फंक्शंस, यानी इसको आप फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे कंसिडर करके चलिए कि ये कुछ बंडल है, सिमिलर टाइप के जो फंक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ठीक है, इनको हम एक मॉड्यूल में अगर एक इकट्ठा डालना चाहें तो ये 4 फंक्शन जो है हम एक बंडल बना के एक मॉड्यूल बना सकते हैं उसका, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक मॉड्यूल हो जाएगा। बिल्ट इन फंक्शन के अलावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में क्या होते हैं, मॉड्यूल होते हैं, फंक्शन ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, मॉड्यूल ग्रुप ऑफ फंक्शन होता है, प्रोग्राम जब बड़ा हो जाता है फंक्शन, ठीक है, यूज किया जाता है कोड के रिपीटिशन को रोकने के लिए। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जब हो जाती है, प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी जब हो जाती हैं तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है एक सिंगल फाइल में, इसलिए अलग अलग फाइल बना दी जाती हैं, उसको डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट पार्ट में अंडर डिफरेंट लेवल, और उसी डिवाइड जो किया उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। फंक्शन किसी प्रोग्राम में मान लीजिए हमने क्रिएट कर दिए हैं और हम उसको रीयूज करना चाहते हैं दूसरे प्रोग्राम के अंदर, एक में क्रिएट किए दूसरे में यूज करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, डॉट py नाम से, ठीक है, जैसे मैथ के हैं तो मैथ डॉट py, हालांकि ये पहले से डिफाइन है, मैथ डॉट py, आप अपना मैथ 1 नाम से कर लीजिए, मैथ 1 डॉट py, तो आप py सॉरी, तो उसको क्या कर सकते हैं, ये बाद में हम रीयूज कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको रीयूज करना है दूसरे प्रोग्राम के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और एक बार इंपोर्ट कर लिया तो हम उसके फंक्शन फिर यूज कर सकते हैं, जैसे इंपोर्ट कीवर्ड जो था उसका यूज किया और मॉड्यूल का नेम दे दिया, दूसरा मॉड्यूल करना है, तीसरा करना है, तो जितने भी मॉड्यूल चाहे कोमा कोमा करके कर सकते हैं मॉड्यूल को, फिर हम उसके ऑल फंक्शंस की हमें एक्सेस मिल जाती है, जैसे अगर C++ के हुआ तो उसमें हेडर फाइल्स को करते थे, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट h, इस टाइप से फंक्शन को कॉल करना है तो सिंपल उसका हम जो है नेम यूज करेंगे मॉड्यूल के नेम के साथ, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन, जैसे मैथ को इंपोर्ट कर लिया तो मैथ डॉट पाव, पावर फंक्शन उसका यूज करना है तो मैथ डॉट पाव, आप ऐसे करके डॉट के साथ उसको यूज कर सकते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल है, हम इसमें बिल्ट इन मॉड्यूल देखेंगे, कई सारे हैं, उसमें से हम जो है 3 को देखेंगे जो कि फ्रीक्वेंटली यूज इनके फंक्शन कौन से होते हैं, मैथ है, रैंडम है, स्टैटिक्स है। मैथ मॉड्यूल काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज होता है, और ये देखिए इसमें ये है, इनके नाम स्मॉल में ही लिखने हैं, ठीक है, अगर आप ये लिख देंगे मैथ तो ये नहीं मिलेगा इसको, ठीक है, आप मैथ कैपिटल में लिख देंगे तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ मैथ मॉड्यूल जो डिफाइन किया है वो स्मॉल लेटर्स में डिफाइन किया है। तो जो मॉड्यूल है इसमें डिफरेंट टाइप के क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करते हैं मोस्टली मैथ के फंक्शन, जो हमने ऊपर भी जो फंक्शन मैथ के डिफाइन किए थे, जब बिल्ट इन फंक्शन देखे हमने तो उसमें क्या है, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करते हैं वो। कॉमनली यूज फंक्शन मैथ मॉड्यूल के अंदर जो है वो कुछ है जिसको हम देखेंगे, हमने सिंपल क्या किया, इंपोर्ट डॉट मैथ, इससे पूरा मैथ मॉड्यूल जो है इंपोर्ट हो जाएगा, चाहे भले ही हमें एक ही फंक्शन उसका यूज करना हो, तो उसके लिए हम पर्टिकुलर भी यूज कर सकते हैं, वो आके हम देखेंगे फ्रॉम कीवर्ड का यूज करके। अगर हमें पर्टिकुलर सिर्फ एक ही फंक्शन चाहिए किसी मॉड्यूल का तो हम पूरे मॉड्यूल को नहीं करते, क्योंकि उससे प्रोग्राम बड़ा होता है, मेमोरी ज़्यादा लेता है, उसका साइज भी बड़ा हो जाता है। एक बार मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट होने के बाद आप डॉट के साथ, मॉड्यूल के नाम के साथ डॉट लगा के उसका फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ये हो गया मैथ डॉट सीलिंग फंक्शन, ठीक है, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म है सील। इसमें क्या पास करेंगे, आर्गुमेंट के तौर पे एक इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पास करेंगे और ये उसकी सीलिंग बताएगा। सीलिंग होता है मतलब कि उससे ऊपर वाला नंबर, जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है जैसे 9.5 होता है, अगर 9.5 तक है तो उसका क्या देगा, रिटर्न करेगा 9 करेगा, उससे ऊपर है तो उसका जो सीलिंग है वो 10 रिटर्न करेगा। फ्लोर में क्या है, 9 है, सीलिंग में क्या है, 10 है, ठीक है। जब इसका फ्लोर देखेंगे यानी 9.1 भी हो गया तो इसका फ्लोर देखेंगे तो 9 और सीलिंग देखेंगे तो 10, मतलब कि जो भी नंबर दिया होगा इसके बीच दिया होगा, ऐसे ही कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है 2.1 2.2 2.3, तो इसका सीलिंग देखेंगे तो 3, फ्लोर देखेंगे तो 2, ये 9.7 नेगेटिव है तो इसका
इससे ऊपर वाला नंबर क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि 10 इससे छोटा है। अब 9.7 पॉजिटिव वाला है तो इसका सील क्या है, 10 है। 9 का वो तो ऑलरेडी एक होल नंबर है, तो वो क्या सेम रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब फ्लोर पे देखें तो -4.5 है, तो इसका फ्लोर देखेंगे तो इससे छोटे वाला नंबर देखेंगे। ठीक है, तो 5 -5 इससे छोटा है। जब 4.5 का फ्लोर देखेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 का तो 4 ही आएगा, होल नंबर का सेम आता है। पॉइंट वाले नंबर्स के लिए मोस्टली हम यूज़ करते हैं जब हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाए पॉइंट्स में, आ जाए फ्लोटिंग पॉइंट में, और हमें एक होल नंबर उसका चाहिए होता है, तो हम या क्या करते हैं, राउंड ऑफ के लिए यूज़ करते हैं इसको बेसिकली। लेकिन राउंड ऑफ भी किस तरफ करें, राउंड ऑफ में तो वो पॉइंट के हिसाब से करेगा। 9.7 है तो राउंड ऑफ करेंगे तो 10 में राउंड ऑफ होगा। लेकिन हमें जो है हो सकता है कि नीचे वाली वैल्यू चाहिए हो या पता ऊपर वाली चाहिए हो, तो हम उसके हिसाब से सील और फ्लोर यूज़ करते हैं। फिर एफ एब्स क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ये है, लेकिन क्या है ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। फ्लोटिंग पॉइंट इनपुट लेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे 6.7 है, ठीक है, तो 6.7 -6.7 है तो भी 6.7, -4 है तो क्या 4.0, ठीक है, यानी फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। ये तो ऑलरेडी फ्लोट वैल्यू थी, लेकिन ये फ्लोट नहीं थी, फिर भी फ्लोटिंग वैल्यू फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है ये। माइनस वाले के लिए जो है इसको पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर आता है फैक्टोरियल, मैथ डॉट फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल का हमने ऊपर प्रोग्राम लिखा था, तो प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है हमें। देखिए कितना बड़ा प्रोग्राम हमने उसमें लिखा था, क्या क्या किया था, फॉर लूप का यूज़ किया था, उसमें रेंज फंक्शन का यूज़ किया था, फिर जो है हमने सबको मल्टीप्लाई किया था, तब जाके ये आया था। लेकिन वो फंक्शनैलिटी आप मैथ डॉट फैक्टोरियल से सीधा यूज़ कर सकते हैं। फिर एफ मोड, फैक्टोरियल मोड, मॉडुलस वैल्यू। मॉडुलस वैल्यू जो आई क्या देता है ये, मॉडुलस वैल्यू जो है आपकी x परसेंटेज y करेंगे, साइन x का जो साइन है वो भी आएगा। तो ये क्या किया हमने, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स हमने इसमें पास किए, x और y। क्या करना है, x को y से डिवाइड करना है, ठीक है, और उसका क्या बताना है, रिमाइंडर। लेकिन जो रिमाइंडर, तो 4 को 4.9 से आप डिवाइड करने चलेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा। बट ये मैथ फंक्शन जितने भी हैं मैथ मॉड्यूल के, वो क्या रिटर्न करते हैं, वो फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करते हैं, फ्लोट वैल्यू। मैथ डॉट एफ मोड, फिर 4.9 का 4.9 से करेंगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 आएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2.5 को 4.9 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2.4 आएगा, ठीक है। 4.9 इससे छोटा है, ठीक है, 4.9, लेकिन इसमें डिवाइड करते हुए 4.9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा 2.4, और ये 2.9 2.5 है, तो यहाँ आ जाएगा 2.4 इसका, ठीक है। माइनस वाले से भी करेंगे तो भी डिवाइड पूरा हो जाएगा, डिवाइड में माइनस प्लस का फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर आता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जीसीडी। जीसीडी में क्या होगा, इन दोनों के कॉमन जो है वो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो इनको दोनों को डिवाइड कर सकता है, वो रिटर्न करेगा। 2 आर्गुमेंट लेगा, एक्स और वाई, इसमें से मल्टीपल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक्स और वाई हो। तो मिनिमम 2 है, ठीक है, तो 2 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर जो है 2 ही रहेगा। फिर पावर में एक्स की पावर वाई, 2 इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट की भी वैल्यू कैलकुलेशन हो सकती है। 3 3 9, ये सभी फ्लोट वैल्यू जो है वो रिटर्न होंगी। 4 को 2.5 से, ठीक है, पावर की 4 की पावर 2.5, 6.5 की पावर 2, 5.5 की पावर 3.2, ठीक है। तो ये क्या देगा आपको, इंस्टेंटली रिजल्ट दे देगा, आपको इसका कोड लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोड देखना चाहें तो हेल्प से देख सकते हैं, हेल्प मैथ डॉट पावर करके, ठीक है। ऐसे ही स्क्वायर रूट है, 144 का स्क्वायर रूट 12, 64 का स्क्वायर रूट 0.64 का 0.8। साइन वैल्यू निकालनी है, साइन कोस टेन सारी होती हैं इसके अंदर, वो वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आप क्या पास करेंगे, साइन 0 0, साइन 6 की वैल्यू, ठीक है, इसमें एंगल पास करेंगे और उसकी वैल्यू जो है ये रिटर्न कर देगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू। साइन 0 0 होता है, साइन 90 पे 1 होता है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ऐसे करके वैल्यू होती है। 45 पे 1/√2 होती है, तो ये वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, और 1/√2 नहीं देगा, ये इसको कैलकुलेट करके वैल्यू आपको रिटर्न करेगा फ्लोट वैल्यू में, फ्रैक्शन में रिटर्न नहीं करेगा। फिर आता है रैंडम, कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना होता है, कई बार हमें जरूरत पड़ती है रैंडमली नंबर जनरेट करने की, तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें फंक्शंस होता है, जनरेट करता है रैंडम नंबर। कॉमनली यूज फंक्शन रैंडम मॉड्यूल में कौन से हैं, वो है सबसे पहले रैंडम डॉट रैंडम ही फंक्शन है। इसमें आर्गुमेंट कोई नहीं पास करेंगे हम, ये क्या रिटर्न करेगा, रैंडम रियल नंबर फ्लोट नंबर किस रेंज में, 0.0 से लेके 1.0 के बीच में। यानी देखा जाए तो सीधा सीधा 0 से 1 के बीच में ये रैंडम नंबर जनरेट करता है, और कितने में, 2 4 6 8 पॉइंट्स तक, ठीक है। पॉइंट के बाद 8 पॉइंट तक ये रैंडम नंबर्स जो है ना, ये हम बाय डिफॉल्ट आईडी वगैरह जो देते हैं किसी का अकाउंट क्रिएट करते हुए, उस टाइम पे भी जो है ये काम आते हैं, या कहीं वेरिफिकेशन जब करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे भी रैंडम नंबर्स की काफ़ी जगह हमें ज़रूरत होती है। कैप्चा भी क्या है, एक तरह का रैंडम जो है सीक्वेंस होती है, कभी कोई सीक्वेंस आएगी कभी कोई आएगी, तो सीक्वेंस को आपको एज इट इज़ टाइप करना होता है। फिर आता है रैंड इंट, इंटीजर रिटर्न अगर करवाना है
ठीक है, एक्स और वाई दो आर्ग्यूमेंट इसमें जाएंगे और एक्स क्या होना चाहिए, वाई से छोटा होना चाहिए, मतलब कि हमने एक रेंज दे दी, वो तो क्या करेगा 0.0 से 1.0 तक, लेकिन हम किसी रेंज के बीच चाहते हैं, मान लीजिए 2 लाख टू जो है 4 लाख के बीच में हमें कोई एक नंबर चाहिए, या इससे भी बड़ा कोई जो है रेंज देना है, लेकिन क्या है स्टार्टिंग रेंज छोटी होनी चाहिए, बड़ी एंडिंग रेंज जो है वो बड़ी होनी चाहिए, जैसे 3 से 7 के बीच में, और हमें क्या चाहिए, एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, फ्लोटिंग वैल्यू नहीं चाहिए, तो उसके लिए रैंड इंट यूज़ किया जाता है। ये जो है कोई भी रैंडम, जरूरी नहीं है कि इसका आंसर 4 ही आएगा, इसका आंसर जितनी बार भी आप रन करेंगे उतनी बार अलग आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन आएगा इन दोनों के बीच में ही। -3 से 5 तक कोई भी वैल्यू दे सकता है, -5 से -3 तक कोई वैल्यू दे सकता है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू ये देगा। रैंडम डॉट रैंड रेंज, रेंज के बीच में, ठीक है, क्या करेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ इसमें क्या कर दिया हमने, स्टॉप वैल्यू डिफाइन किया 0 से y तक, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या लेगा, ये 0 लेगा, इसमें 0 से लेके 5 तक के बीच में, इसके बीच में आएगा, ठीक है, तो ये इस बार 4 आ गया, और भी कुछ आ सकता है। रैंड रेंज एक्स और वाई क्या लेगा, पॉजिटिव इंटीजर, ये जो है आर्ग्यूमेंट है, ये है क्या है, रिटर्न वैल्यू, ये रिटर्न करेगा कोई भी नंबर एक्स और वाई के बीच में, ये रैंडम रेंज होगी, ये इंटीजर्स की रेंज होगी, इसमें सिर्फ इंटीजर नंबर ही दे सकते हैं, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट भी नंबर दे सकते हैं आप इसके अंदर, तो इसके बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करवाना होता है मोटा मोटी, तो उनके लिए ये फंक्शन यूज होते हैं। फिर स्टैटिक्स आते हैं, स्टैटिक्स आते हैं मोस्टली कैलकुलेशन में कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, उसमें हमें उनका, जैसे पॉपुलेशन का डाटा है, ठीक है, तो एवरेज एज हमें निकालनी होती है कि एवरेज एज कितनी है, मीडियन एज कितनी है, तो इस टाइप की जो बड़े बड़े डाटा होते हैं उनकी कैलकुलेशंस में हमें ये जो है स्टैटिक्स का यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट स्टैटिक्स को इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद स्टैटिक्स के फंक्शन वही स्टैटिक्स डॉट और फंक्शन का नाम मीन मीडियन मोड, आर्गुमेंट क्या लेगा, ये कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लेगा, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू उसका क्या रिटर्न करेगा, अर्थमेटिक मीन रिटर्न करेगा, अर्थमेटिक मीन इनका हो गया, इनको ऐड करके जितने नंबर थे उनसे डिवाइड कर देगा, ठीक है। मीडियन में क्या आता है, आपकी मिडल वैल्यू आएगी, न्यूमेरिक वैल्यू ये आर्गुमेंट के तौर पे लेगा और रिटर्न क्या करेगा, मिडल वैल्यू, जैसे ये हो गया और इसकी ये मिडल वैल्यू है, ठीक है। फिर आता है मोड में क्या होता है, जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है वो आती है मोड के अंदर, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है, जैसे इसमें 11 है, वो 3 टाइम्स आया है, तो ये मोड जब हम निकालेंगे मोड ऑफ दिस सीक्वेंस, तो सबसे ज़्यादा बार आने वाली वैल्यू को जो है ये रिटर्न। इसी तरह इसमें रेड 2 बार आया है, तो मोड क्या होगा, रेड होगा। अभी देखने वाली बातें क्या है, इंपोर्ट स्टेटमेंट जो है वो कहीं भी लिखी जा सकती है आपके प्रोग्राम में, एक बार कहीं भी इंपोर्ट कर लिया तो वो माना जाएगा, और एक ही बार इंपोर्ट होगा, ओनली वंस, एक ही बार इंपोर्ट करना है, मस्ट बी इंपोर्टेड ओनली वंस। लिस्ट चाहिए मॉड्यूल की, ठीक है, कि कौन से मॉड्यूल अवेलेबल हैं, तो आप हेल्प लिख के हेल्प फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, हेल्प मॉड्यूल, तो ये आपको लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स दे देगा, उसमें से फिर किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल की आपको कंटेंट देखना है कि कौन से उसके अंदर फंक्शन है, तो ऐसे जैसे मैथ मॉड्यूल है तो आप उसके हेल्प में लिखेंगे मैथ, तो वो सारे फंक्शन दिखा देगा। इसी तरह अगर फर्दर फंक्शंस के बारे में देखना है तो फंक्शन की जो है डिटेल दिखा देगा। बिल्ट इन मॉड्यूल मैथ क्या आया, हेल्प, ये है कि उसमें इसका नेम है मैथ, फिर इसका डिस्क्रिप्शन है, फिर इसके ये फंक्शंस हैं, और ये फंक्शंस की जो है ना बहुत बड़ी लिस्ट जो है वो खुल के आएगी। और अगर इन मॉड्यूल्स को आपको देखना है तो किसमें मिलेंगे आपको, ये फाउंड इन लिब फोल्डर ऑफ पाइथन। जब आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे जाके आप लिब फोल्डर जो है देखेंगे, तो इसके अंदर ये सारे मॉड्यूल सेव होंगे, फाइल होंगी .py से, पाइथन से, ठीक है। फिर अगर पर्टिकुलर, जैसे मैंने बताया था अभी, तो इसमें इंपोर्ट से तो पूरा मॉड्यूल उठ के आ गया, लेकिन पर्टिकुलर आपको अगर उस मॉड्यूल में से कोई फंक्शन यूज़ करना है, स्पेसिफिक फंक्शन यूज़ करने हैं, तो आप करेंगे फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट फंक्शन नेम, और फंक्शन नेम कितने भी फंक्शन आप कर सकते हैं, जैसे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाव, ठीक है, पाव फंक्शन आपने इंपोर्ट करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फिर या उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। इसमें आपको ये जो है क्या लगाने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल का नाम फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडम, एक ही फंक्शन आपने क्या किया है, वो इंपोर्ट किया है, फिर आप उसको डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकते हैं, रैंडम उसके नाम से कॉल करें, एक तरीके से वो आपके प्रोग्राम का पार्ट बन गया है। पार्ट बनने के बाद जैसे कि आप, ऐसा होगा कि वो जैसे यहीं पे डिफाइन है, और आप उसको डायरेक्टली जैसे नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते थे, यूजर डिफाइन फंक्शन को, उसी तरह आप कॉल कर सकते हैं। और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इससे क्या है, मेमोरी सेव होती है, ज़्यादा जगह आपका प्रोग्राम सेव होने में नहीं लेगा, तो मेमोरी कम लेगा, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, क्या बढ़ती है, एफिशिएंसी। फिर इसी तरह फ्रॉम मैथ इंपोर्ट सील और स्क्वायर रूट, अब 2 फंक्शन निकालने, तीसरा चौथा पांचवा ऐसे कितने भी आप कर सकते हैं कॉल। फिर एक बार कर लिया तो सील ने क्या किया, सीलिंग बताता है इसकी, सीलिंग की इसकी वैल्यू 624.7 की सीलिंग वैल्यू आएगी 625,
ठीक है, 625 इसकी वैल्यू आ गई और वो वैल्यू में सेव कर दिया, यानी इसने एक वैल्यू, एक आर्गुमेंट लिया और एक वैल्यू रिटर्न की। रिटर्न करने के बाद जो इसमें वैल्यू आई वो क्या किया, उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया। स्क्वायर रूट 625 का क्या आया, 25। स्क्वायर रूट इसका डायरेक्ट भी आप ऐसे भी यूज कर सकते थे, इसको एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर नेस्टेड फंक्शन के रूप में लिख के स्क्वायर, पहले क्या किया, सीलिंग निकाला, इसका 625 आया, सीलिंग से जो आया वो स्क्वायर रूट में एज ए आर्गुमेंट हो गया स्क्वायर रूट फंक्शन में, और इसका स्क्वायर रूट जो है 25.0 आ गया। ठीक है, इसको इंटीजर में फिर अगर कन्वर्ट करना है तो इंट में कन्वर्ट आप कर सकते हैं, इंटीजर पार्ट में। तो इसमें कंपोजिशन अभी आता है प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट के अंदर, जब एक फंक्शन या एक्सप्रेशन का एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है दूसरे फंक्शन के एग्जीक्यूशन पे फॉर अचीविंग आउटपुट। जैसे कि एक फंक्शन लिया, उसकी जो आउटपुट आई वो दूसरे फंक्शन में इनपुट की तरह काम करेगी, जैसे ये अभी हमने ऊपर किया था स्क्वायर रूट और इसके अंदर। तो ये क्या हुआ, इनपुट लिया, इंट में कन्वर्ट किया, फर्स्ट नंबर लिया, ए में स्टोर हो गया वो। अब जो इसकी इनपुट आई, ये क्या था फंक्शन, इसकी इनपुट आई, फिर वो इसके लिए इनपुट बनी, ठीक है, फिर वो इसने इसमें रिटर्न किया, तो ये क्या हो गया, कंपोजिशन हो गया। स्क्वायर रूट ए का क्या है, अब ये मैथ डॉट स्क्वायर रूट को चलने के लिए किसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। ठीक है, मतलब ये डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, जब तक ये नहीं चलेगा तब तक ये नहीं चलेगा। तो इसका कोई खास वो नहीं है, सीक्वेंस में ही चलते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर जो इसकी वैल्यू आई, जैसे फ्लोर वैल्यू आई, फ्लोर इसका निकालेंगे, पहले बी को सी से डिवाइड करेंगे, एक्सप्रेशन जो है पहले सोल्व होगा, कैलकुलेट होगा, फिर प्लस में ए के प्लस में होगा, प्लस ए होने के बाद ये फ्लोर निकालेगा, उसका फ्लोर निकालने के बाद वो प्रिंट होगा। इसी तरह मैथ डॉट साइन करते हैं, तो फ्लोट ऑफ एच, पहले एच को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, फिर इसको फ्लोट में सी को कन्वर्ट करेगा, फिर इसको डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो उसकी साइन वैल्यू जो है ये बताएगा। तो इसके अलावा अगर जो बिल्ट इन मॉड्यूल है उसके अलावा भी अगर हम मॉड्यूल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम अपने मॉड्यूल भी क्रिएट कर सकते हैं और डॉट पी से सेव कर सकते हैं इसमें। जैसे मैथ का बेसिक अर्थमेटिक फंक्शंस का अगर मॉड्यूल हमने बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और डिवीजन बाय जीरो का एरर भी देना है। डिनोमिनेटर अगर जीरो होगा तो एक डॉक स्ट्रिंग होती है जो डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करती है, उस मॉड्यूल के बारे में बताती है कि ये मॉड्यूल क्या है और इसमें ये क्या क्या कर सकता है। ठीक है, मॉड्यूल को क्रिएट करने के बाद उसको इंपोर्ट करना है और एग्जीक्यूट भी करना है। तो ये डॉक स्ट्रिंग इसमें लिख दिया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। डॉक स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट है, राइट करना है, यूजर डिफाइंड फंक्शन करने हैं, फाइल को सेव करना है, इंपोर्ट एट शेल प्रॉम्प्ट एंड एग्जीक्यूट द फंक्शन। तो इसका नाम जो है मॉड्यूल का, डॉक स्ट्रिंग इसकी कैसे आएगी, थ्री टाइम्स डबल कोट। ठीक है, तो ये बेसिक मैथ, ये यहाँ तक मॉड्यूल का नेम है, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डॉक स्ट्रिंग। ये क्या है, डॉक स्ट्रिंग, इसमें लिखा होता है कि ये मॉड्यूल क्या काम करता है। जैसे आपने ऊपर भी देखा था, उसमें आउटपुट आई थी, तो आउटपुट में क्या दिखाया था इसने, आउटपुट के अंदर हेल्प ऑन बिल्ट इन मॉड्यूल, ये डिस्क्रिप्शन जो इसमें आया हुआ है, दिस मॉड्यूल इज ऑलवेज अवेलेबल। तो इसी तरह से ये इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ये डिस्क्रिप्शन बताने के लिए रहेगा, ये इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। फिर यहाँ से मॉड्यूल बिगिन होता है और हमने क्या किया, डिफाइन किया एक एक करके। एड नम, तो जो है नंबर लेंगे एक्स और वाई, उस पर कॉल करेंगे, एड नम को कॉल करेंगे तो ये होगा, रिटर्न करेगा एक्स प्लस वाई। सब नम को कॉल करेंगे तो एक्स माइनस वाई, मल्टीप्लाई नंबर, मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा। डिवीजन करेंगे, डिवीजन करना चाहेंगे तब इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के, अगर वाई जीरो है तो डिवीजन बाई जीरो एरर प्रिंट कर देगा, एल्स ये रिटर्न करेगा एक्स को वाई से डिवाइड करके। अब आउटपुट अगर इसकी देखें हम, स्टेटमेंट फॉर यूजिंग मोड, इसको यूज करना है तो क्या करेंगे, इंपोर्ट बेसिक अंडरस्कोर मैथ। ठीक है, बेसिक अंडरस्कोर मैथ करके हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। इसका डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करना है तो ये डॉक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने का ये तरीका है, डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर, बेसिक मैथ मॉड्यूल का नाम डॉट डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर, इसको प्रिंट करेंगे तो ये पूरा जो है डिस्क्रिप्शन को डॉक स्ट्रिंग जो कि डबल ट्रिपल कोट्स के अंदर थी, ठीक है, उसको ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अभी हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है, इसके फंक्शंस को यूज करना है हमने, तो हम बेसिक मैथ डॉट एड नम, बेसिक मैथ डॉट एड नम, दो नंबर्स को ऐड करना है, ये रिटर्न करेगा, इन दोनों को ऐड करके 7 रिटर्न कर देगा, ए में जो है वो सेव हो जाएगा और उसको प्रिंट कर सकते हैं। पाइथन में डायरेक्ट भी ऐसे भी प्रिंट हो सकता है बिना प्रिंट लिखे भी। तो इसमें हम ये भी कर सकते थे, इंपोर्ट बेसिक मैथ एज bm, इतना बड़ा बार बार ना लिख के, अब हम bm डॉट एड नम, bm डॉट सब नम, ठीक है, bm डॉट मल्टीप्लाई नंबर, मतलब कि ये उसका अलाइस बन गया है, अलाइस क्रिएट हो गया है। ये बेसिक मैथ फंक्शन है, इसकी कोई बहुत जो है बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, जीरो जब हमने यहाँ पास किया तो डिवाइड बाई जीरो क्या एरर दे दिया, डिवाइड बाई जीरो का एरर ये दे देगा। यहाँ से 2 को 0 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट उसके अंदर ही है, इसलिए ये ए में वो स्टेटमेंट ही सेव हो जाती है और प्रिंट हो जाती है। ये क्या है, डॉक स्ट्रिंग सेव होती है इसमें, और डिस्प्ले करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल नेम के साथ। ठीक है, मॉड्यूल नेम के साथ इसको हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, उसके डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है। जैसे ये डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग थी बेसिक मैथ डॉट डॉक, ये क्या होगी, इंपोर्ट होगी डॉक स्ट्रिंग ये वाली।
ठीक है, इसकी वजह से कोई जरूरत नहीं पड़ती, एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है इफ़ यू वांट टू सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉड्यूल। ठीक है, फिर भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको तैयार करके समझ के चलें। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहाँ खत्म होता है। होप सो आपको समझ आया होगा, समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।